नमस्ते स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग जो लोग इसको सुन रहे इस अध्याय को, आप सभी को नमस्कार। और उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से पहले के लेसन्स को एंजॉय किया होगा और उसको समझा होगा अच्छे से, और जो समझाना चाह रहे हैं पुस्तक के माध्यम से उसको सही से ग्रहण किया होगा। और देखिए, आप जो हम बात करेंगे 7वें अध्याय पे बात करेंगे, जो हास्याकरण की समझ उस पाठ का नाम है, जिसे हम अंग्रेजी में अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन आप कीजिए ना, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन अंग्रेजी में कह सकते हैं इसको, बल्कि है भी ये। देखिए, पाठ जो हम देखेंगे पिछले जो साल में 7वीं क्लास में हमने बात किया था समानता को लेकर, समानता के विभिन्न पहलुओं पर, है ना। तात्या अब याद रखें तो हमने औपचारिक की बात की थी। औपचारिक जो होते हैं असमानता और जो वस्तुगत समानता होती है, इसमें अंतर को हमने जाना था। और जिन्होंने इसको नहीं सुना है, एक बार ज़रूर आप उस अध्याय में जाइए और 7वीं क्लास में उसको ज़रूर सुने, उस वीडियो के माध्यम से जो मौजूद है। ये आपको अच्छा करेगी कनेक्ट करने में, नहीं तो आपको पहले की अंडरस्टैंड नहीं होगी तो यहाँ दिक्कत होने लगे हो सकती है। और जिन्होंने पढ़ा है उसको कोई बात नहीं, आपको पता है कि समझ आपकी होगी भी, जब हमने फ़र्क किया था इसके अंदर। देखिए, जो हम इस अध्याय में करने वाले हैं वही जो समानता के पहलू को, जिसके अंदर असमानता भी ज़रूरी है, कि जिन लोगों ने असमानता झेली है। हमने कुछ उदाहरण आपको पता हो तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के, डॉक्टर अम्बेडकर जी के, है ना। हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे इनके लाइफ के इंसिडेंट्स से, इनके साथ किस तरह के असमान व्यवहार हुए, उनको हमने खास तौर पर देखा था। यहाँ हम और बात करेंगे, जाएंगे कि और किस तरह से जो असमानता समाज में पाई जाती है, और उसके एक बड़े पहलू पर हम जाएंगे, जहाँ हम हास्याकरण की बात करें, या कह लीजिए मुख्य धारा से जो अलग थलग हो जाते हैं ना, मेन स्ट्रीम से जो अलग हो जाते हैं, उस पर हम खास बात करने वाले हैं। हम ये भी बात करेंगे कि कैसे इनमें हम खास तौर पे हम आदिवासी और मुसलमान, दलित, है ना, जो तीन जो मैं नाम लिए, इन समूहों पर खास तौर पर बात करने वाला हूँ। भारतीय समाज है ना, उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। इंडियन सोसाइटी में खासतौर पर इन 3 सोसाइटी के जो है हास्याकरण के संदर्भ में बात की जाएगी। आप देखेंगे भी एग्जाम्पल के ज़रिए, कई एग्जाम्पल दिए जाएंगे, और एक कोशिश रहेगी कि आप उनके दुख दर्द को समझे, जो किस तरह से वो झेलते हैं। आपके आसपास ही वो लोग रहते हैं, हाँ, कई लोग मिलते भी होंगे, जो लोग गाँव जाते होंगे, ये हो सकता है ना, जो लोग शहर में वो भी हैं। तो इसी तरह से हमारी कोशिश रहेगी आप उनको पहचानें, उनको समझें। हाँ, आपके मित्र भी हो सकते हैं वो आपके आसपास। हाँ, कई बार वो आप किससे खुलकर नहीं बोलेंगे। हाँ, इस पाठ के जरिए कम से कम आप इतने योग्य हों कि आप उनको कनेक्ट कर पाएँ, उनकी दिक्कतों को पहचान पाएँ, जिन्हें वो आपके समक्ष भी नहीं बोल सकते, आपके सामने नहीं बोल पाते, है ना। कई बातें ऐसी होती है, फैमिली के अंदर होती है, उनके आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके साथी हो सकते हैं, कोई भी आपके आसपास लोग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब रास्ते में जा रहे हैं, आपको ऐसे आंदोलन होते हुए दिख सकते हैं, अपनी मांग के लिए लोग ऐसे आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासी समुदाय के लोग भी। तो ये ऐसे नहीं हो रहा है आपके आसपास। हाँ, इन शब्दों से परिचित हुई है, इसलिए आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है इस क्लास के अंदर, और आगे और आप अच्छी जानकारी लेंगे भी। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। पेज नंबर 80 पर आप देख सकते हैं आकर, हास्याकरण की समझ। चलिए हम पढ़ते हैं और समझते हैं कक्षा इस पाठ को। देखिए, इसका शीर्षक जो टाइटल है, सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब होता है। आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है, जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता है। देखिए, आपने देखा भी होगा, उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। देखिए, है ना। तो देखिए, सबने आपने देखा होगा, खाली पेज एक होता है बाएं साइड लेफ्ट साइड पे। चलिए आगे। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। ये है, अब उस पर हम पूरी फोकस करने जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। आप हो सकता है आप रिकॉल करें, आप जाएं अपने पास्ट में, जब आप स्कूल में थे, या फिर ऐसा होता है ना, बैकग्राउंड में भी आप देखेंगे तो। चलिए आगे। अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं,
अगर आपका पहनावा अलग तरह का है तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच का की नहीं मानेंगे। देखिए कि छुपी बात नहीं है आपको ना, कहीं भी आप देखेंगे और आपके आसपास भी आप देखेंगे जो आपकी तरह नहीं होंगे। हो सकता है उनके कपड़े का पहनावा भी बहुत अच्छे ढंग के ना हो, ये भी आपको मिल सकता है। हाँ, जो आपको दूसरा अलग सा लगे, और हो सकता है आपको ख़राब सा भी लगे देखने में। हाँ, या हो सकता है आप भी हों जो दूसरे से वो अलग हैं, वही शख्स हो जो ऐसा फील करते हो, है ना, दो औरों से अलग फील कर सकते हो, ये भी हो सकता है ना। दोनों बातें मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान रखें, है ना। इसको ढंग से इस बात को एक बार पीछे करके आप सुन सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो औरों से अलग दिखते हैं, और अलग और कहने का मतलब ये कि वो समान नहीं है, उनकी तरह नहीं है जो ज़्यादातर लोग होते हैं, है ना। और देखिए इसका नुकसान भी कई बार होता है ना आपको, और अगर आप वो वही शख्स हैं तो हो सकता है कि आपको ग्रुप में आपके कोई दोस्त भी ना बने। हाँ, ज़्यादातर तो लोग वैसे होंगे जो उनकी तरह दिखते हैं और वो दोस्त बन जाते हैं, तो आपको कई बार अकेले भी रहना पड़ सकता है। आपको भेदभाव भी देखना पड़ सकता है, और वो लोग को पसंद ना करें भी। हाँ, या जो लोग हैं जो करते हैं वो भी ये लोग ध्यान रखें, जो इस तरह का चीज़ करते हैं उनको अलग थलग कर देते हैं। ये सबके लिए है एक तरह से, है ना। जो इनसे परिचित नहीं वो भी सुने इस बात को, ये हमारे देश की, हमारे समाज की सच्चाई एक तरह की, है ना। तो अलग नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ। और बिल्कुल ध्यान रखिए, एग्ज़ाम के लिए इसे नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझाने से है आपका, एग्ज़ाम में तो आप लिख ही लेंगे। आप समझे इस बातों को, कुल मिलाकर मकसद ये है। तो देखिए इस तरह से होता है, आप नहीं मानेंगे अपने बीच का। और अगर इस तरह आप अक्सर यह महसूस करेंगे कि आप औरों से अलग हैं, गोया आपकी कहीं बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है, या औरों को पसंद नहीं है। देखिए होगा भी, है ना, आपके विचारों का ढंग, जिस तरह आप सोचते हैं, आपका बिहेवियर भी हो सकता है कुछ ऐसे आदतें आप, है ना, कुछ बोले शब्द भी, आपकी भाषा भी हो सकती है अलग औरों से, जो ज़्यादातर लोग नहीं बोलते हैं ना, ये ध्यान रखें। जो ज़्यादातर नहीं बोलते हो सकता है वो उस मामले में, है ना। और आपको अलग थलग सा लगे, आपके सोचने का ढंग अलग, उनकी तरह म्यूज़िक भी नहीं सुनते हो, गाना ना सुनते हो, बहुत सारी बातें हैं इस तरह से, दिखने में भी अलग हैं थोड़े आप। चलिए आगे। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं कि जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है, अलग थलग कर देते हैं उनको। आगे उनके हाशियाकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज अलग हो उनकी, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, कस्टम उनके अलग हो, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं, ये भी हो सकता है ना। भाषा धर्म उनका अलग हो सकता है, किसी खास आपकी आपकी क्लास में हो सकता है मुस्लिम जो धर्म से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं वो कम, आप मेजोरिटी हो सकता है, हिंदू हूँ आप, है ना, बहुसंख्यक मेजोरिटी में है आपकी कक्षा में। आगे देखें, वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में, स्टेटस में जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में, कमतर माने जाने की वजह से, शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। ये देखिए ना, नीचा एक तरह का मान लेते हैं अपने आप को, कमज़ोर मान के चल लेते हैं वो। हाँ, ऐसा समाज भी ऐसा उनको फील कराता है कई बार, हाँ, कि अपने आप को छोटा, है ना, जिसे हम इन्फीरियर कहेंगे, वैसा मानने लगते हैं, कमज़ोर मानने लगते हैं, अपने आप को योग्य नहीं मान पाते हो कई बार। इस तरह से अब बात की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं, अपने आप उनके अंदर डर पैदा होता है, उनको लगता है कि वो आपका जो हक है वो मार लेंगे, आपको ऐसा लगता है। कई बार जो मेजोरिटी में होते हैं, जो बड़ी संख्या में होते हैं, दुश्मन बन जाते हैं कई बार वो आपके लिए। जो बड़ी संख्या में है उनके लिए जो छोटी संख्या में है ना, कम नंबर के होते हैं, कम नंबर में हो, है ना, उनका पहनावा अलग हो सकता है जो आपको देखने में अच्छा ना लगे, है ना। और ये वो भी हो सकते हैं जो आप वो शख्स हो जो वही आप सबसे जो अलग हैं, है ना, ये भी हो सकता है। चलिए आगे। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। देखिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, पैसे रुपए ज़्यादा नहीं होते हैं, हाँ, वो लोग ज़्यादा ऊंची पोस्ट पर नहीं जा पाते हैं, अच्छी सरकारी नौकरियाँ नहीं कर पाते हैं। हाँ, आप देखेंगे अपने समुदाय के आसपास, हाँ, एक खास जाति के लोग नहीं पहुँच पाते ऊँची पोस्ट तक। ये भी आप देखिए, ज़रा गौर कीजिएगा कभी। चलिए आगे। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर है। उनकी तुलना में अब करेंगे कंपेरेटिवली, तो तुलनात्मक रूप से तो उनकी तुलना में वो कमज़ोर होते हैं। देखिए मामला अगर मामला धन दौलत का होगा, यह भी लिखेगा कि ज़्यादातर लोगों अपने मेजोरिटी में जो होंगे वो धन दौलत होगा उनके पास, पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे, कोई नेता होंगे, विधायक सांसद होंगे,
उनकी तुलना में, और वो वहाँ पहुँच भी नहीं पाते हैं, है ना। ऐसे लोगों की जो होते हैं जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ताकतवर है, इनकी तुलना में अपने आप को थोड़ा कमतर मान के चलते हैं, छोटा मान के चलते हैं, अंदर फीलिंग आ जाती है अपने आप। इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। देखिए, आर्थिक यानी पैसे लिखे, पैसे की बात हमने कर ली ना, क्योंकि ज़्यादा धन दौलत है। सामाजिक हमने बात कर ली, देखिए ज़्यादा पढ़े लिखे रूप से हो सकते हैं। राजनीतिक यानी कि हो सकता है कोई नेता हो घर में, ज़्यादातर लोग होते हैं किसी किसी घर में, तो वो उन तुलनात्मक रूप से देखा जाए ना तो ये पिछड़े होते हैं। कहने का मतलब ये है, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते हैं इन तीनों मामलों में। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जो स्फीयर है, दायरे उसमें। इस अध्याय में आप 2 ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। यहाँ पे खास इस लेसन के अंदर हम 2 पे करेंगे, बाकी एक अगला लेसन इससे ही जुड़ा हुआ है, उस पर भी हम देखेंगे, और इससे जुड़ा हुआ जो पार्ट है। चलिए पेज नंबर 81 पे हम वहाँ देखते हैं, आदिवासी और हाशियाकरण जो है टाइटल, जिन्हें हम इंग्लिश में आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन कह सकते हैं। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार, देखिए उससे रिलेटेड है। सोमा और हेलेन दादाजी के पास बैठकर टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही है। तो दिल्ली में एक आदिवासी परिवार के बारे में बताया गया यहाँ पे। सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही हैं। अरे देखो आदिवासियों की नाव। दादू वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाजते ही क्यों दिखाते हैं? तो देखिए क्या समझाया गया है, अगले में देखेंगे हम। हाँ, क्या हमारे बारे में वे कुछ और नहीं जानते? सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। हाँ, इसके बारे में देखिए क्या बोलते हैं वो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों को बहुत कदर करते थे। तभी अचानक हमें बताया गया कि जंगल हमारे नहीं हैं। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते थे। हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहाँ ना तो हमें वकील मिलता था और ना हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। देखिए हाँ, यहाँ पे उनको किसी तरह के कोई राइट नहीं थे अपने आप में। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में काम धंधे समय समय पर मिल जाते, हम उन्हें करने लगे। फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारे ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार हैं। वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच दें तो वे हमें नौकरी व पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागज़ों पर अंगूठों के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने मोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं बेची। तो देखिए कई तरह के बातें यहाँ पे से जुड़े मिल रही है। जो आदिवासी समुदाय है उनसे जुड़े आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं। देखिए अगला 82 पेज पे हम देखते हैं। तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। हमें तरह तरह के धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों को ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए का जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। ओ दादू, और हमारी ज़मीन, उसका 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। शहर में पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा था। अब सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ ज़िंदगी और उस खुले माहौल को हमें बहुत याद आती थी, है ना। वो लोग याद करते हैं उस टाइम को, बता रहे हैं। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों का भी हम कई साल तक स्कूल
नहीं भेज पाए, है ना, इसलिए वो कई साल तक उनको स्कूल भी नहीं भेज पाए। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। ये सारी तस्वीरों के साथ है, आप तस्वीर भी साथ साथ देखते चलेंगे हम। आगे देखते हैं। मुझे स्कूल जाने से नफ़रत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं। मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। देखिए, उसको बड़ा उस बात को, इस दिन को याद कर रहे हैं। तुम लोग अभी भी यही उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी आदिवासियों की कहानी पर एक फ़िल्म बनाऊंगी। देखिए, वो बच्ची कह रही है उस पर। हमने बड़े अच्छे से इसको देखा, इस स्टोरी में कितनी किस तरह की, है ना, उनके साथ ज्यादती की गई, किस तरह से व्यवहार किए गए, उसके बारे में सब हमने देखा। चलिए पेज नंबर 83 पे हम देखते हैं आगे। आपने अभी पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हासीकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, वहाँ पे आप दाएं साइड देखेंगे, वहाँ पे क्या है, कम से कम 3 कारण बताए कि विभिन्न समूह हाशिए पर क्यों चले जाते हैं। तो देखिए, जो हाशियाकरण की प्रक्रिया होती है अपने आप में क्यों चले जाते हैं, देखिए हम देखेंगे इसका कि ये तरीका इस तरह से होता है। हमने कुछ देखा, उनकी जंगल ज़मीनें, जो उनकी ज़मीनें थी वो अलग अलग तरीक़ों से, है ना, हथिया ली जाती है, लोग हथिया लेते हैं, इससे वो पोजीशन उनकी नीचे जाती है समाज में। हाँ, इसके अंदर ये भी देखिए, उनको जो उनके मौलिक अधिकार होते हैं उनसे वंचित कर दिया जाता है। इसका परिणाम क्या होता है, वो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं ना, तबके के हो जाते हैं। देखिए, जब उनकी ज़मीनें हथिया ली जाएंगी, उनको क्या भगा दिया जाएगा वहाँ से, क्या होगा, फिर कमज़ोर हो जाएंगे वो, उनको बाहर काम करना पड़ा। दादू का एग्जाम्पल हमने देखा भी। देखिए, एक और प्रश्न इससे जुड़ा हुआ नीचे है कि दादू को उड़ीसा का अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा। तो देखिए, छोड़ना पड़ा मजबूरी में, देखिए है ना, उनको वहाँ उसके लिए फोर्स किया गया था ना, उनको छोड़ने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर, उनकी मिली भगत जो थी अपने आप में, जंगल के जो अधिकारी थे उनके और बाकी लोग जो थे उनके द्वारा। और अगर आप देखना चाहें तो देखिए पेज नंबर 81 पे बताया गया ना कि एक बात में आपको दिख जाएगा कि ठेकेदारों ने और कॉन्ट्रैक्टर थे और अफसरों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो हमारी पिटाई करते थे। पता ही नहीं, बस कोई मौका नहीं था। वो तो फिर देखिए ज़बरदस्ती भगाएंगे ना अपने एरिया से। तो इस एग्जाम्पल से हम बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। और देखिए, इसी के नीचे एक और बात भी लिखा हुआ है ना, उनको ज़बरदस्ती उनके साथ अंगूठे के निशान लगवा लिए गए हैं। फिर वो, और उनको पता नहीं था कि वो ज़मीन बेच रहे हैं इस तरह से। देखिए, इस तरह से उनको ज़मीन उनकी हत्या ली गई, फिर वहाँ से छोड़ना पड़ा। उनका बचा क्या, बताइए कितना गलत हुआ। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आदिवासी कौन लोग हैं। आदिवासी यानी कि अंग्रेजी में से बोल सकते हैं हु आर आदिवासी, है ना। देखिए, आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। देखिए, इसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं हम ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ये ऐसे समुदाय हैं जो माफ़ कीजिए, जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं, है ना। मूल निवासी शब्द ध्यान रखना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जंगलों से इनका एसोसिएशन है ना, जुड़े हुए हैं हमेशा। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देखिए, इस % भी आपको याद रखना चाहिए। देश की बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। देखिए, झारखंड में है ना, इनमें से कुछ उड़ीसा में आपको नाम आ रहा है, राउरकेला जैसे है। तो ये एरियाज़ है मुख्य रूप से। आदिवासियों को सारी आबादी की एक जैसी नहीं है ना, सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। देखिए, बहुत सारे इसमें आंकड़े आ रहे हैं, आप याद रखें। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। देखिए, उड़ीसा अपने आप में कितना कैसा इलाका नज़र आ रहा है आपको ना। 60 से ज़्यादा जनजातीय समूह यही हैं और पूरे देश का 8% है। ये भी मायने रखता है अपने आप में। चलिए आगे। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है।
तो देखिए यहाँ पे जो ऊंच नीच शब्द इसको हम समझ लेते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में हम हायरार्की वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए। इसका मतलब है व्यक्तियों या चीज़ों की एक क्रमिक अवस्था। क्रमिक का मतलब आप समझ लीजिए कि एक एक करके जैसा होता है ना 1 2 3, इस तरीके से एक सिस्टम होता है जिसमें धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाती है ना। जैसे कुछ लोग नीचे होंगे, है ना, कुछ लोग ऊपर होंगे। जैसे कि आपका देखिए जाति व्यवस्था आपके आसपास भी देखिए ना, आपका अक्सर आपने भी सुना होगा ब्राह्मण जैसे अपने आप को बोलते हैं वो ऊपर हैं सबसे, हाँ। और जो नीचे जाति के वो अपने आप को निचला उनको बोलते हैं, जो जातिवादी में विश्वास रखते हैं, हाँ। और क्रम में जो बोलते हैं, इस तरह से भेदभाव किया जाता है, इसी आधार पे भेदभाव किया जाता है। वो बताते हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है ना, जो लोग विश्वास करते हैं, और जाति जो है और वो नीची है और जाति। तो इस तरीके से ये हायरार्की एक तरह से बना दी गई, और जो भी गलत है अपने आप में जाति व्यवस्था, है ना। लेकिन जो यहाँ पे बताया गया इसके संदर्भ को हम बात करें या उदाहरण के लिए, तो यहाँ पे खास तौर पर आदिवासियों के संदर्भ में बात की गई है, आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो यानी यहाँ पे है व्यक्तियों या चीज़ों की एक क्रमिक व्यवस्था। आमतौर पर ऊंच नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वे लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत है। देखिए जाति व्यवस्था में भी आपको नज़र आ जाएगा ना, दलित जो लोग हैं उनके पास ये कम ताकत है, अपने आप पैसे, है ना, धन के मामलों में भी कमज़ोर होते हैं, और स्टेटस तो देखिए भाई समाज में उनको नहीं मिला होता, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई कि वो लोग वो भी सम्मान की और ज़िंदगी जी सके और मुख्य धारा में आज हम बोलते हैं मेन स्ट्रीम। आगे हम बात करेंगे मेन स्ट्रीम क्या होता है ना, कि सबके जैसे जो हमने बताया ना, जो समान लोग हैं, जो एक जैसे हो, जिनके पास सुख सुविधा हैं, हाँ, वो भोग रहे हैं, उनके बराबर तक आए, उसके लिए जिनके पास सबसे कम ताकत है। जाति व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था है जिसमें दलितों को सबसे नीचे माना जाता है ना। ये ऊंच नीच की व्यवस्था है दलित जो जाति व्यवस्था है, जिसका उदाहरण मैंने पहले भी दिया, यहाँ भी है किताब में ही मैं हूँ, जो पेज नंबर है 93, वहाँ से बोल रहा हूँ ये। तो इसके मीनिंग भी दी गई है, आप जो मेन जो है ना, जो डार्क की गई है, जो खास इस रंग से जो हल्के नीले में, उसका मीनिंग आप देख सकते हैं वहाँ जाके भी। का फ़र्क बहुत कम होता है। देखिए यानी कि इन सोसाइटीज़ में देखिए खासतौर पर जो ये कम्युनिटीज़ होती है, समुदाय, इनमें ऐसा नहीं है ज़्यादा भेदभाव। हाँ, आमतौर पर देखिए भारत के समाज में जातीय व्यवस्था को देखते हैं जो कि गलत है। हाँ, ऊंच नीच बनाया व्यवस्था बनी हुई है अपने आप में। हाँ, लेकिन जातियों में देखिए, आदिवासियों में ऐसा नहीं है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर ध्यान के पॉइंट है। चलिए आगे। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ, जनरली देखिए समाज में है, हमारे भारत में दिख जाएगा आपको, उनसे तो अलग ही होंगे ना, कि इनसे विश्वास भी नहीं है, रहन सहन का अलग ढंग है इनका, अपना यूनिक है अपने आप में जो कि। चलिए आगे। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई धर्म आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। देखिए इनमें कुछ खास यहाँ पे, हाँ, वो लोग अपने पुरखों की या गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं, जो नेचर है ना, उससे उसकी उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। देखिए उससे वो जोड़ लेते हैं ना, पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वहीं निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। हाँ, देखिए यहाँ पे अंतर समझ, जो आत्माएं होती है ना, ग्राम आत्माएं देखिए खासतौर से यहाँ बताई गई है, पर्वत, नदी, पशु हैं, ये वाले, ये तो बाहर की जाएंगी बिल्कुल, लता कुंजों में की जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे दो तरीका बताया गया है, एक घर में पूजा और एक होती है जो सीमा होती है गांव की ना, वहाँ पे, ये दोनों का अंतर आप ध्यान रखें। घर की पूजा अलग और बाहरी सीमा वो अलग है। और देखिए सबको पर्वत, नदी, पशु हैं, इनको भी एक तरह से खास एक आत्मा मान के, जिन्हें स्पिरिट बोलते हैं, वो माना जाता है एक तरह से। चलिए आगे। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई धर्म आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे समय समय पर, जब जब टाइम हुआ इनका। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्व वाले धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। हाँ, इनकी कुछ जो इनके तरीके, तौर तरीके कुछ प्रभावित करते रहे, मेन वाले धर्म को भी ध्यान रखें। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ, चलिए आगे और पेज पे देखते हैं, और यानी 84 पर, और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। देखिए इनसे ली गई है ना, आदिवासी समुदाय से, जिन्हें प्रभावित किया है।
मेन स्ट्रीम को भी प्रभावित किया है। देखिए जो धर्म होते हैं जो मेन वाले उनको भी, तो जगन्नाथ पंथ है उड़ीसा का, इसका उदाहरण है, और बंगाल और असम का दिया है, शक्ति और तांत्रिक परंपराएं जो होती हैं। आगे देखिए 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी सब इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। तो रही एक तबका था आदिवासियों का, वो बना है ना, वो ईसाई धर्म अपनाया जो क्रिश्चियनिटी जिन्हें बोलते हैं। आगे देखते हैं आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, ब्रैकेट उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। देखिए पुरानी ही है ना, लेकिन संस्कृत की तरह नहीं है, उससे अलग है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषा को गहरे तौर पर प्रभावित किया है ना। बंगाली भाषा है, आप देखेंगे बंगाल में, तो ये देखिए हम एक वर्ड है मुख्य धारा है, इसको बोलते हैं मेन स्ट्रीम। देखिए इसका मतलब जानते हैं, कायदे से किसी नदी या जलधारा के मुख्य बहाव को मुख्य धारा कहा जाता है ना। लिटरल मीनिंग अगर जाए मच्छर के हिसाब से तो बिल्कुल नदी से ऐसे जोड़ कर हम देखते, जो प्रभाव होता है ना, आपने देखा होगा धारा जाती है नदी की, आप याद करें कहीं देखा होगा आपने, या देखें भी तो उसे जोड़ें, बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ लगता है ये। इस अध्याय में यह शब्द एक ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय के रीति रिवाजों और प्रचलनों को ही सही माना जाता है ना। कि यहाँ पे क्या बात किया गया इस लेसन के अंदर, एक खास कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में है ना, एक खास रहन सहन का जो ढंग होता है उसके लिए, जो कि वर्चस्वशाली है, जिनके शक्तिशाली आप कह लीजिए है ना, वो जो रीति रिवाज होते हैं उनको जो हम सही मान के चलते हैं ना, जो अब कह लीजिए सबसे ज़्यादा लोग करते हैं है ना, और उसी को तो मानते हैं, हम कॉपी भी करते हैं। देखिए जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं उनकी चीज़ों को आप देखेंगे, हाँ अक्सर लोग हीरो हीरोइन के जो ड्रेसेस हैं, उनके बाल के स्टाइल है, कपड़े पहनने के स्टाइल वही अपनाते हैं, हाँ ये भी मिलता है। तो यहाँ ये समझाने की कोशिश की गई जो वर्चस्वशाली होते हैं अपने आप में, जो ताकत और डोमिनेंट होते हैं उनको ही सही मान के चला जाता है। तो ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखें। इसी क्रम में उन लोगों या समुदायों को भी मुख्य धारा कहा जाता है जिन्हें समाज का केंद्र माना जा रहा है, जैसे बहुधा शक्तिशाली और वर्चस्वशाली समूह है ना। ज़्यादातर समाज के होते हैं, हमने बात भी कर ली, कुछ MP MLA जैसे हो गई, इनका स्टेटस देखिए ऊंचा होता है पॉलिटिकली है ना, राजनीतिक रूप से कितने ऊंचे स्तर पे होते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं समाज के वो हो गए, जो धन्ना सेठ हो गए, जो इनके पास बहुत सारे धन है, पैसे वाले हैं, ये कुछ उदाहरण हो गए। लेकिन इन्हें समाज का सेंटर माना जाता है ना, केंद्र माना जाता है, ये भी ध्यान रखिए आप, मुख्य है ना। और इसकी तरह सबको एक तरह से वो सुख सुविधाएं पानी है, देखिए जब शहर में ज़्यादातर लोगों को मिलती है, एक तरह से दिखता होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। संथाली जो भाषा है उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएँ निकलती हैं, इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएँ मौजूद हैं। चलिए पिछले पेज पे ही है, उसको देख लेते हैं, कुछ बातें रह गई हैं दाएं साइड ऊपर पेज पे। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है, देखिए ये भी आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात है, ये भी शब्द आप सुन सकते हैं। जनजाति के लिए आपने सुना होगा ट्राइबल्स बोलते हैं इंग्लिश में है ना, ये शब्द भी उपयोग होता है इंग्लिश के लिए, जनजाति यानी ट्राइबल्स। उसके नीचे लिख लेते हैं, शायद आपने अनुसूचित जनजाति है ना, शेड्यूल ट्राइब्स जिन्हें बोलते हैं, शब्द सुना होगा। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए गौर कीजिए यहाँ पे, ऐसे वर्ड आप बाद में सुनते फिर आप परेशान होते हैं मीनिंग, यहाँ समझ के चलिए। तो सरकारी दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो होते हैं में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई जाती है, सरकारी सूची होती है, सरकार निकालती है उनकी। अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है, इस तरह की चलन है। और उन्हें बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, हम बोलते हैं ना ST लिस्ट, शॉर्टकट में ST बोलते हैं। चलिए नीचे देख लेते हैं आगे। आपके शहर या गांव में कौन से समूह हाशिए पर हैं? देखिए आप ये इसको बिल्कुल अच्छा है, गौर करने लायक। आप जहाँ पर हैं उसको देखें, आपके समुदाय में आप जहाँ से सुन रहे हैं, बिहार के हैं तो आप वहाँ देखें, उड़ीसा के हैं तो हाँ आप ये देख सकते हैं, झारखंड के हैं तो आप वहाँ पे, बिहार खासतौर पे यहाँ पे नाम नहीं है, वैसे आप जाने अगर हैं तो, और झारखंड का काफ़ी एक इसमें नाम है। अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं, पश्चिम बंगाल, बाकी देखिए कुछ मेन छत्तीसगढ़ भी है इसमें। चलिए नीचे, क्या आप अपने राज्य के किसी जनजाति समुदाय का नाम बता सकते हैं? देखिए हर एक के में, अब ये सर्च का विषय हो सकता है, आपके पास इंटरनेट है, एक बार आप सर्च कीजिए अपने वहाँ पे क्रोम पे जाके, गूगल पे करिए, डाल लीजिए, जो एलेक्सा उनसे बोलिए एक बार कि हमारे यहाँ पे कौन है, हिंदी में भी बोलिए, देखा आपको पता आंसर आ जाते हैं। इंग्लिश में भी बोल दीजिए आप वर्ड को जैसा चाहे, आपको बताएंगे। आपके समुदाय के जानना भी चाहिए अपने अपने समुदाय का। देखिए अगला बात, वह समुदाय कौन सी भाषा बोलता है? क्या वे जंगलों के आसपास रहते हैं?
क्या वे काम की तलाश में दूसरे इलाकों में जाते हैं? देखिए इससे जुड़े कई प्रश्न हैं और आप देखिए उसके बारे में जानकारी जुटा के शेयर कीजिए अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल। तो देखिए हमने एक तो उदाहरण देख लिया। आप ये जानते हुए कि हमने दादू वाले उदाहरण में देखा ना कि कैसे एक आदिवासी काम करने के लिए दूसरी जगहों पर जाते हैं, तो ऐसा भी है, काम करने के लिए दूसरी जगहों पर जाते हैं। और बाकी जो है प्रश्न आप अपने स्तर पे जिस स्टेट से हैं आप बिलोंग करते हैं आप बिल्कुल उसमें देखें और नॉलेज रखें, बिल्कुल ज़रूरी है। और आप इसको अपने आंसर में भी मिलाएं और कहीं बात करें तो बोले, सही रहता है आपका, हाँ ना, होनी भी चाहिए ऐसी अंडरस्टैंडिंग। 84 पेज नंबर पर जहाँ से हमने छोड़ा वहीं देखते हैं अब आदिवासी और प्रचलित छवियाँ, है ना, जिसे हम इंग्लिश में आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग कह सकते हैं। देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। देखिए हाँ, हमने देखा ना, खास ढंग के कपड़े पहनते हुए उनको डांस करते हुए कई बार इस तरह दिखाया जाता है हमको। चलिए आगे। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये गौर करने वाली बात है सच में, कि आप देखिए इतनी सी बात हम जानते हैं और उनको इतनी बात जान के इनके बारे में हम रहन देते हैं और हंसी मजाक बनाते हैं अक्सर, जो गलत है अपने आप में, है ना। हमको इस तरह से निचले स्तर का मान के चलते हैं, है ना। और ये जो लोग सुनते हैं उनके लिए बताया जा रहा है, और इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, उनकी भी अपनी एक ज़िंदगी है, उनका रहन सहन का एक ढंग है। चलिए आगे। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। यही मान के तो चलते हैं अक्सर। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सोचने की भी ज़रूरत है। बता रहे हैं कि हमारे ऐसे ना बने ना लोग हैं जो देखिए इस तरह के आपको पहनावे भी नहीं मिलेंगे, आपको उस बिलोंग कर सकते हैं। आप देखिए आपकी क्लास में आपके आसपास जैसे समुदाय से हैं, क्या वैसे ही वो उस तरह के वो कपड़े पहनते हैं या डांस करते हैं हमेशा? ऐसा नहीं है, उनकी अपनी ज़िंदगी भी है। कोई आदमी पूरे दिन नाचता ही तो नहीं है ना। और इस तरह से एक ढंग अपने उत्सव होते हैं, उनके अपने कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ हमें समझदार होने की ज़रूरत है इस जगह पर, और ध्यान देने की भी ज़रूरत है, सचेत होने की, है ना, केयरफुल भी रहें। और ध्यान रखिए। देखिए बाएं साइड पे दिखाया गया कुछ तस्वीरें, ऊपर आप देखेंगे कुछ पिक्चर दिख रही हैं आपको। ये परंपरागत 2 तस्वीरें हैं। ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजातीय समुदायों की तस्वीरें हैं। आमतौर पर आदिवासियों की इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। जनरली आपने इसी में देखा है। इसके आधार पर हमें यह गलत फहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। तो देखिए ऐसा है नहीं, बिल्कुल आपको दिख रहा है पोशाक में ऊपर इस तरह से होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अलग अलग उनके भी अपने कपड़े होते हैं, रहने सहन का ढंग होता है। और हमारी गलत कई बार ये बन जाती है, परसेप्शन बन जाता है जिन्हें हम कहते हैं, जिससे निकलना चाहिए बाहर। और हमें उनको बराबर की तरह देखना चाहिए, वो हमारी तरह ही है, इंसान है, उनके अंदर बोली है, अलग अलग स्टाइल है। इससे क्या हुआ, वो इंसान तो है ना। इंसान होते वो लोग हमारे बराबर हो जाते हैं। हाँ, कोई देखिए कोई आपसे कि मान लीजिए आप मीट मांस नहीं खाते हैं, मांसाहारी नहीं है, कोई शाकाहारी है, तो इससे वो मीट मांस मछली खाने वाले छोटे कोई हो गए? देखिए खाने का अपना स्टाइल, सब अलग खा रहे होते हैं। आपको पसंद है तो आप मत खाइए, नहीं पसंद है मत खाइए। लेकिन आप ऐसा किसी मांस खाने वाले को, है ना, जो कोई हम जिसे बोलते हैं नॉनवेज भी आमतौर पर, तो नॉनवेज मान लीजिए वो खाते हैं तो इससे वो बेकार हो गए? बिल्कुल ऐसा नहीं, ना हमें ऐसा करना चाहिए, है ना। कोई अपने परसेप्शन ही बनाना चाहिए खराब ढंग के, गलत है अपने आप में। तो चलिए अब अगले टाइटल पे हम आते हैं, आदिवासी और विकास, आदिवासीज एंड डेवलपमेंट यानी इंग्लिश में। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्यों सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने व चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी, जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। तो देखिए कोई अनजान नहीं होंगे आप इन चीज़ों से। मैं जहाँ तक जानता हूँ आप देखे होंगे, जहाँ तक इतिहास के बारे में आपने अपनी 7वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा पहले भी।
आसपास सुना भी होगा ऐतिहासिक पीरियड में, तो ये सब चीज़ें भी और आज भी इतना महत्व रखती हैं। कुछ जानवर को लेकर थोड़ा कमी हो सकती है, लेकिन देखिए जड़ी बूटियाँ उत्पाद जो है, क्यों नहीं, आज भी बड़े स्तर पे आज भी उत्पादन होता है और लोग यूज़ करते हैं। चलिए आगे। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है ना। नदियाँ साइड से जाती हैं देखिए, और वहाँ से निकलती उनके पानी से देखिए उपजाऊ होती है मिट्टी, तो वहाँ पेड़ पौधे उग जाते हैं। आगे अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी, चलिए अगले पेज 85 पर, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, कि आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी। देखिए उन इलाकों से थे तो भाई उनकी ज़बरदस्त इसकी समझ भी होगी, अंडरस्टैंडिंग और दबदबा भी रहेगा, हम कहते हैं वहाँ के थे। चलिए आगे। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था, इसीलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बिनकर आजीविका चलाते थे। तो देखिए कितना आज हम समझते हैं ना उनको, किस तरह से हमारे अंडरस्टैंडिंग हो गई। जैसे हम मान के चलते हैं कि वो लोग बिल्कुल उनके पास डेवलपमेंट नहीं है, न संसाधन है, वो लोग गरीब होते हैं आमतौर पे। हम अगर देखने में लगते हैं इस तरह से, आपको अगर होगा तो देखिए, अगर यहाँ से मालूम चल रहा है आपको उनकी हिस्ट्री कितनी अपने आप में ज़बरदस्त रही है, संपन्न रही है, जैसे हम कह सकते हैं। हाँ, वो भी अच्छे थे, अच्छे बैकग्राउंड से थे पहले। देखिए इसमें मामला ही बिल्कुल उल्टा था। सब लोग जो राज्य थे बाकी आदिवासियों पे ही डिपेंडेंट थे पहले। अब ये देखिए, देख के चलिए, है ना। जबकि ऐसा सोच भी नहीं पा रहे होंगे आप, क्या ऐसा भी था कभी। ये जरूरी है देखना हमें बैकग्राउंड को। देखिए कितना किसी के साथ गलत होता है तो उसके आगे चल के उसकी पीढ़ियाँ भी उनके साथ भी उसको भुगतना पड़ता है। वो आज का हम देख रहे हैं। हाँ, क्यों हमें आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ रही, उनके साथ इतना गलत हुआ, जाते हुई अंग्रेजों के द्वारा, और भी है समय समय पर सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया। देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। किसी को आप ध्यान नहीं देंगे, केयर नहीं करेंगे तो क्या होता है, पूरी कम्युनिटी, आप तो व्यक्ति को देख लीजिए, अपने आप को देख लेंगे तो पूरी कम्युनिटी को इस तरह से होता है। और परिणाम आज, है ना, आज हमें कोशिश करनी पड़ रही है आरक्षण दे के, एसटी जो आरक्षण व्यवस्था हमें करनी पड़ी, और जो कि ठीक भी है, क्योंकि उन्हें अब वो जिनकी स्थिति खराब हो गई उनको अच्छा भी करना हमारा काम है, सरकार का काम है और जो जिम्मेदारी। चलिए यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये हमने देख लिया, पता है। चलिए आगे। वे एक ठहर कर कम रहते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे, यानी एक जगह पर इकट्ठा रहना हमेशा के लिए ऐसा नहीं था। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। स्थानांतरित खेती यानी कि जगह जगह जा जाकर, एक जगह ना रहकर, है ना, जिन्हें हम इंग्लिश में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। देखिए हाँ, ये पॉलिसीज़ थी और कितने तरीके से हुआ, इसको बिल्कुल पीछे करके अब सारे इन बातों को ध्यान रखें, कितने कारण थे यहाँ पर। तो देखिए ये प्रश्न भी आ सकता है, किन कारणों से है ना, किन उद्योगों और नौकरियों में जो इनके लिए इनको ढकेला जा रहा है ना। ये आपको आर्थिक चेंजेस हुए, जो पॉलिसीज़ होती हैं, वन नीतियाँ, है ना, जंगल के फॉरेस्ट लॉज होते हैं, जो पॉलिसीज़ है वो सभी, और अपने आप में इंडस्ट्रीज़ जो है उनके कारण, और वो पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है उन पर कि उनको जगह दीजिए इस तरह से। तो देखिए उसके कारण कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है, और वो अलग अलग थलग हो जाते हैं और आते हैं शहरों में काम करने, फिर आपको दिखता है। चलिए आगे। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही उन तक सीधी पहुंच है। ये आज एक ऐसा दौर आ गया, जबकि और कभी किसी ज़माने में वो अपने कहा जाए अपनी जगह के राजा हुआ करते थे। इतनी जगह उनकी मतलब उनका जगह था, अपने आप में संपन्न थे, हम कह सकते हैं, अपने आप में प्रॉस्पर थे वो। चलिए आगे और देखते हैं। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1800, ये जो बॉक्स है नीचे उसमें हम देख रहे हैं, 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। देखिए यहाँ के लोग, ये आपकी हिस्ट्री है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
और आपको पता होगा मॉरिशस जैसे देश है उसमें हमारे यहाँ वहाँ भारत के कितने सारे लोग हैं वहाँ के, उनके प्रधानमंत्री भी इंडिया से ही हैं कई, जो पहले के इलाके गए गिरमिटिया मजदूर हुआ करते हैं थे जो पहले, वो सारे जाके बसे हो रहे। और वहाँ भारतीय तो हैं वो जो हिंदी बोलते हैं, बताइए बहुत बड़ी संख्या है उनकी मॉरिशस जैसे इस जगहों में। चलिए आगे, भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। देखिए बहुत बड़ा योगदान रहा, असम फेमस है इस चीज़ के लिए, जो नहीं जानते वो ध्यान रखें इस बात का। और किसने योगदान दिया? आदिवासियों ने ही, जो लोग थे वहाँ के आदिवासी से। आगे, आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी, डिस्प्लेसमेंट जिसे हम बोलते हैं, भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानियाँ रही हैं। देखिए जो यातना जिसे हम टॉर्चर कहते हैं, आप सुना होगा अपने शब्द, देखिए कितनी सारी चीज़ों से इनको ये गुजरना पड़ा है, एक्सट्रीम लेवल की जो हार्डवर्क वो करना पड़ता था। इस तरह से कई हत्याएं, देखिए मौत भी हुई हैं कई। चलिए आगे, 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। नीचे दिया गया गीत आदिवासियों की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालात की बानगी पेश करता है। देखिए इस माध्यम से बताया गया है। देखिए गीत के माध्यम से भी ये चीज़ें कई आती आज भी हैं। देखिए गीत के माध्यम से कई सारी बातें कहते हैं, है ना। गीत में ये तरीका हुआ करते थे कई फिल्मों में, जैसे क्रांतिया फिल्म देखेंगे उसमें, है ना, लोग जो देश के जो लड़ाइयाँ हो रही होती है उसमें जो दिलीप कुमार और कई हीरो देखिए गाने के माध्यम से वो पेश किया करते थे, अपनी बातों को अपनी भावनाओं को कहते थे। वैसा ही है देखिए यहाँ पे, आओ मिनी असम चलें, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है, असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, है जादूराम तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है। देखिए इसमें लिखा झारखंड मूवमेंट ना, एथनिसिटी कल्चर एंड साइलेंस, बसु ऐसे वहाँ से है ये। तो उसके बारे में देखिए यहाँ पे बताया गया एक उदाहरण के माध्यम से आपको अपनी भावना को कैसे लाते थे। चलिए एक बार फिर दाएं साइड जो प्रश्न उसको देखते हैं। आज के भारत में कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण है, क्यों? वे धातुएं कहाँ से हासिल होती है, क्या वहाँ आदिवासियों की आबादी है? तो ठीक है, आज भारत में जिन धातुओं को मुख्य रूप से उसमें आपको पता है लोहा होता है, मैंगनीज सुना है हमने, हाँ, तांबा होता है, सोना है, सिल्वर है, ऐसी कई और भी आपको धातुएं मिल जाएंगी। देखिए एक चीज़ तो ये बात माननी होगी कि ये सारे विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति के लिए ज़रूरी है। देखिए कहीं भी आप देखेंगे इन सब चीज़ों का यूज़ ही है। जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, कहीं चल रही है, देखिए नए काम हो रहे हैं, वहाँ इनका यूज़ होता ही है। नई मशीनरी है तो देखिए आपको लोहे का यूज़ होगा, आपको खेती के जो औजार होते हैं उसके अंदर आपको ये मिलेगा। मोबाइल क्षेत्र हो गया, मोबाइल में आप देखेंगे उसके लिए भी आपको देखिए छोटे छोटे उसमें कई सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, उसके लिए ज़रूरी पड़ता है। आप देखेंगे गाड़ियाँ होती हैं कई सारी, हैं कार होती हैं, पता ये सारे उत्पाद के लिए कहाँ से आएगा। और भी जैसे बिजनेस जो क्षेत्र हैं उसमें, हाँ। और आप ये देखिए आप तांबे का ले लेंगे तो आपको पता है तांबे का आप तारे दिखते होंगे बिजली के, उसके अंदर इसका उपयोग होता है, हाँ, इलेक्ट्रिकल वायर्स में। एल्युमिनियम का आप जानते हैं कि उनका जो हवाई जहाज़ें होती हैं, एरोप्लेन्स में इसका इस्तेमाल होता है। सोना आपको पता है घरों घरों में आभूषण के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है अपने आप में। तो देखिए बहुत महत्व की ये चीज़ें हैं, और ये सारे के सारे आपको पता है कि ज़मीन के नीचे, है ना, कहा जाए धरती के नीचे ये पाई जाती है, सारे वहाँ से निकाली जाती है खनन के माध्यम से, माइनिंग जिन्हें बोलते हैं ना। जैसे खेतड़ी एक जगह है, वहाँ मेरा रहना हुआ था 2 साल के लिए, तो वहाँ पे बिल्कुल वहाँ से तांबा निकाला जाता है काफ़ी बड़ी मात्रा में। आप देख सकते हैं इस एरिया को, खेतड़ी अपने आप में राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में है, ये बहुत मशहूर है एशिया में भी, है ना, आज भी वहाँ पर है। पहले तो बहुत समृद्ध था अभी, लेकिन अब थोड़ा प्राइवेट हाथों में आ रहा है धीरे धीरे, ठेके पे काम हो रहे हैं उस पर। तो ये कि शुरू से ये बहुत रहा है अपने आप में फेमस इस जगह की जो है अपने आप में। ऐसे और कई जगह हैं अपने आप में, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया। देखिए आपको झारखंड आपने सुना होगा, झरिया, रानीगंज कोयला के लिए मशहूर है यहाँ पे। मध्य प्रदेश या असम का हमने जाना ही। तो ऐसे ये सब सारी एरिया है, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल। और ये एरिया अपने आप में जो जंगल के जो एरिया रहे हैं अपने आप में, और वो जो स्टेट्स हैं, यहाँ से देखिए आदिवासियों की संख्या भी यहाँ ज़्यादा है। जो हमने नाम लिया उड़ीसा के अंदर देखेंगे आप, झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, बिल्कुल यहाँ पे आदिवासी जो लोग हैं उनकी संख्या बिल्कुल यहाँ पर भारी मात्रा में है ना। तो बिल्कुल वहाँ योगदान है आदिवासी इलाकों का।
हाँ, तो यहाँ पे खास तौर पर इसकी बात की गई थी कि जो एरिया आदिवासी इलाके हैं, है ना, वहाँ की। और देखिए जिन स्टेट का मैंने नाम लिया, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, ये सारे के सारे, इससे और ज़्यादा कई स्टेट्स हैं। यहाँ पे देखिए बहुत भारी संख्या में यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। चलिए और देखते हैं आगे। ऐसे 5 उत्पाद बताइए जो जंगल से मिलते हैं और जिनका आप घर में इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैंने कई कर ली, और आप भी ज़रा ये सर्च करें अपने स्तर पर भी, अच्छा रहेगा। आप भी अपना लिस्ट बनाए कोई। चलिए नीचे, वन भूमि पर निम्नलिखित मांगे किन लोगों से की जा रही हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। मकानों और रेलवे के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी। दूसरा, खनन के लिए वन्य भूमि। तीसरा, गैर जनजातीय लोगों द्वारा कृषि के लिए वन भूमि का उपयोग। चौथा, वन्य जीव अभ्यारण्यों के रूप में सरकार द्वारा आरक्षित जमीन। इन मांगों से जनजातीय समुदायों पर किस तरह असर पड़ता है। तो देखिए इन सारी मांगों के अंदर जाएंगे, कहीं पर रेलवे की बात आ रही है, कहीं पर वन्य जीव बनाना है क्षेत्र, है ना, वो पार्क बनाना है वहाँ पर, हाँ, कहीं पे माइनिंग के लिए काम कर रहा है, खनन के लिए। तो ये सारे कहीं ना कहीं देखिए जो निजी और सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं उनसे जुड़े मामले हैं। और यहाँ पे इसी तरह की दबाव की बात की जा रही है, जो राज्य के द्वारा, जो स्टेट होते हैं, है ना, जो कहा जाए कि राजनीतिक शक्ति जो होती है एक तरह से, है ना, उसके द्वारा किस तरह से दबाव डाला जाता है उसके बारे में है। तो ये सारी की सारी मांगे कौन करते हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो है क्षेत्र होते हैं, जो उद्योग होते हैं, वो जो निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं उनके द्वारा ये आप देखेंगे सारी मांगे की जाती है, क्योंकि सरकारी होंगे या प्राइवेट, और क्या होगा इसके अलावा। तो ये ज़्यादातर यही होता है। तो देखिए अब ऊपर की मांगों से फ़र्क क्या पड़ता है ना, अगला प्रश्न इस पर भी पूछा गया है नीचे। तो देखिए आपको पता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं उनका जो मुख्य स्रोत होता है, उनकी जो जीविका का, और उनके जीविका का मुख्य स्रोत होता है यही जंगल होता है। तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। देखिए वहाँ से इनको हटाया जाएगा तो, है ना, इनका मेन सोर्स यहाँ से हट जाएगा। हमने बात भी की थी पिछले लेसन में, आपको याद है कितनी महत्वपूर्ण होती है उन लोगों के लिए, उनकी जीविका के लिए उनका वो जगह। तो वहाँ से वो खो देंगे वो लोग, है ना। और देखिए वहाँ से जब वो भगाए जाएंगे किसी तरह से, है ना, उनका एरिया हड़प लिया जाता है कई तरीक़ों से, या उन्हें छोड़ना पड़ता है मजबूरन, ये भी होता है। तो वो कहाँ आते हैं, फिर शहरों में आते हैं। फिर आपको छोटे मोटे जो उद्योग धंधे होते हैं, कारखाने होते हैं, वहाँ काम करते हुए मिल जाएंगे। कहीं बिल्डिंग बन रही है, हाँ, वहाँ पे काम करते हुए मिल जाएंगे। तो इस तरह से, और कम रेट में देखिए, है ना, वो मांग भी नहीं उठा पाते, ज़्यादा पढ़े लिखे तो हो नहीं पाते हैं। तो उसके लिए भी देखिए उनके लिए कौन हक की मांग करेगा, है ना, उनको बाहर से आएगा, फिर कोई सरकार को केयर करनी होगी ना। तो फिर वो कम रेट में वही काम करते हैं, उनका फिर क्या है, शोषण किया जाता है फिर इस तरह से। और इसके अलावा देखिए एक चीज़ और है कि वो तो छोड़ा ही उन्होंने जगह, उसके बाद उनकी एक संस्कृति होती है, रहन सहन का ढंग होता है अपने आप में। इतना पुराना जो कल्चर है, ऐतिहासिक काल से ना हिस्टोरिकली वो रहे हैं, वो भी छोड़ना पड़ता है, धीरे धीरे भूलना पड़ता है। तो उनकी ज़िंदगियाँ भी चेंज होती है। कितना मुश्किल होता है अपने आप में, और कितना ज़्यादा दर्दनाक है ना, जगह अपनी, आपकी रहन सहन का ढंग आपको चेंज करना पड़ेगा मजबूरन में। तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप में, दयनीय है हम कह सकते हैं। तो देखिए नीचे एक और प्रश्न इस कविता के आधार पर, हमने कविता तो पढ़ी थी, इसके आधार पर जो प्रश्न दिया है कि ना हमें इससे क्या समझते हैं इस कविता से। तो पता है आपको जो मेन जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि उनको अपना जो घर बार छोड़ना पड़ता है ना, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और है ना, जो दर्दनाक उनकी ज़िंदगी हो जाती है वो उन्हें झेलना पड़ता है, और उनके पास और कोई जीविका कोई साधन नहीं रह पाते हैं। और देखिए वहाँ पे असम का खास उदाहरण दिया गया कि वहाँ उनको नौकरी करने जाना पड़ता है, और वहाँ के जो चाय बागान है वहाँ पर उनको काम करना पड़ता है। मतलब जिसने भी लिखा है कि उनको काम करना पड़ा वहाँ पे, इसके बारे में। और देखिए जैसे वो फिर असम गए, उनके बाद उनके देख सपने थे अपने आप में, वो सारे छितर बितर हो गए, इधर उधर हो गए, कहने का मतलब है, हाँ, उनको ज़्यादा मेहनत वहाँ पे करना पड़ता है। देखिए पूरे दिन जो काम करेंगे फिर उसके बाद उनको आराम करना होगा ना। और देखिए यही नहीं, इसके अंदर यही बताया गया कि किस तरह से जो श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, उनको काम किया जाता है, उनको मारा भी जाता है जो मालिक होते हैं उनके द्वारा। और कोई अगर वहाँ से भागता भी है तो, और उसके पीछे बिल्कुल लोग लग जाते हैं। और यहाँ पे 4 लोगों का जिक्र भी किया गया कि कैसे उसके पीछे भाग के उसको लाते हैं इस तरह से। और इस तरह से बताया गया कि कितना उन्होंने भूल किया, अपने आप में गलत डिसीजन था उनका, आदिवासियों का। इसका कविता में ये बात कही जा रही है कि वो यहाँ पे क्यों आए, है ना, अपने आप में क्यों यहाँ को आना पड़ा एक तरह से, और उनको झेलना पड़ रहा है अपने आप में। तो वो एक तरह से इसको पश्चाताप करते हैं वहाँ आने के लिए, है ना। किसी बाबू को एक दोष भी देते हैं ना कि क्यों यहाँ पे लेके आए। तो फिर मिला के आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि उनकी ज़िंदगी ठीक नहीं है, और आशा के सिवा उनके पास कुछ अब है भी नहीं। अब आशा भी करने लायक नहीं रह गया, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है ना।
उम्मीद कोई नहीं रह गई अपने आप में, और इस तरह से उनको मायूस होना पड़ता है ना। अब कोई होप कहाँ से रह गई उनके पास, कोई उम्मीद नहीं रह गई है। इस बात को पूरा उन्होंने दिखाया कि उनके साथ धोखा हुआ है। देखिए सबसे नीचे में आपको दिखा हुआ है, भेजकर बड़ा छल किया है ना। कुछ एक फ़ोटो देखिए, उसमें कुछ बताया गया है ना, आपको दिख रहा है एक आदमी इस तरह से डंडा लेके निर्देश दे रहा है और लोगों को, लोग आप बगल में आपको लेबरर्स सब दिख रहे हैं, श्रमिक लोग, है ना। चलिए अगले पेज नंबर 86 पे हम देखते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। इसीलिए इन ज़मीनों को खनन यानी माइनिंग एक तरह का, है ना, जो निकालना होता है उसको खनन बोलते हैं, और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं, है ना, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन ज़बरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। देखिए जो सारी परियोजनाएं होती, प्रोजेक्ट्स होते हैं उद्योगों से जुड़े हुए, उसकी वजह से विस्थापित होना पड़ा है। चलिए विस्थापित का मतलब हम देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए विस्थापित यानी कि डिस्प्लेस्ड हम बोलेंगे, ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़बरन उनके घर बार से उजाड़ दिया जाता है, यानी वहाँ से उनको जाना पड़ता है मजबूरन, है ना। वो जाना भी नहीं चाहते हैं। तो बांध आपने देखे होंगे कई जो उत्तराखंड में हुए, जाके कई बांध ऐसे बने हुए हैं, हाँ, गुजरात में भी है इस तरह से। तो कई परियोजनाओं की वजह, सरदार सरोवर एक परियोजना थी बांध की, उसकी वजह से भी कई लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है, गाँव के गाँव खाली हो जाते हैं। तो उसके बारे में बताया गया। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79, है ना, 79% आदिवासी थे। ये बहुत बड़ी संख्या अपने आप में, 1/80 करीब है ये। उनकी बहुत सारी ज़मीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। जो जलाशय रिजर्वर होते हैं, पानी के बांध होते हैं बड़े बड़े, आप कुछ पिक्चर में देखिए, भाखड़ा बांध जैसे है वैसे कैसे होता है एग्जाम्पल। तो उनकी वजह से देखिए, है ना, बहुत बड़े होते हैं ये डैम। तो देखिए इतनी बड़ी संख्या में, ये काफ़ी बड़े प्रतिशत है अपने आप में। चलिए आगे। पूर्वोत्तर भारत में उनकी ज़मीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंधी है। जो पुलिस जो फौज का एक अपना एक ग्रुप होता है, सशस्त्र बल होते हैं, की वजह से भी उनको दिक्कत होती है अपने आप में। चलिए आगे। इसके अलावा भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, देखिए 40,501 वर्ग किलोमीटर जिन्हें हम कहेंगे, और 543 वन्य जीव अभ्यारण्य, जिन्हें मिलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 1,18,918 वर्ग किलोमीटर में ये हैं। तो ये संख्या याद रहे आपको, वैसे भी ठीक रहेगा ये याद रखा। 104 राष्ट्रीय पार्क है हमारे यहाँ पे, और 543 वन्य जीव अभ्यारण्य है। चलिए आगे। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे, अब उन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। अब देखिए उन्हीं के एरिया, और अब वो क्या कहलाते हैं, घुसपैठिया, जिन्हें बोलते हैं एनक्रोचर्स इंग्लिश में। देखिए इसी पेज पर ऊपर एक फ़ोटो दिख रही है आपको, देखेंगे आप, या माइनिंग की तस्वीर यहाँ पे दिख रही है, यानी खनन हो रहा है। ये क्या लिखा इसके बारे में, यह फ़ोटो उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। ये नाम याद रखें आप, डोंगरिया कोंड नामक। ये कहाँ पर पाए जाए हैं लोग, ये उड़ीसा के न्यामगिरी पहाड़ी पर है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र, रिफाइनरी बोलते हैं इसको, लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी, जैसे हम विस्थापन के बारे में पहले पढ़ा भी, डिस्प्लेस कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया है। पर्यावरणवादी, है ना, जिन्हें इन्वायरमेंटलिस्ट इंग्लिश में कहते हैं, भी उनका समर्थन कर रहे हैं। पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, वो समर्थन कर रहे हैं।
हमने देखा भी आगे पर्यावरण से कितने लाभ हैं, और ये जंगलों का होना अपने आप में। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। तो नीचे बॉक्स में जो है जानकारी उसको हम देखते हैं। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, पेस्टिसाइड्स जिन्हें कहते हैं, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर, और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। तो देखिए नॉलेज का कितना बड़ा भंडार है, हाँ इतना, ये भी साथ में खोते हैं। तो देखिए हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब किताब पढ़ने के फ़ायदे आपको दिख नज़र में आ रहे हैं, जो हम जानते भी नहीं थे, वो इस माध्यम से जान पाते हैं। कितनी ज़रूरी बातें हैं ये। और तब देखिए कितनी बड़ी संपदा उनकी रहती है अपने आप में, जिन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। और ये हकीकत की बात है, आप लोग ये बिल्कुल आंसर की तरह ना लें कि बिल्कुल किताब है और आप आंसर दे के आ जाएंगे। ये अपने देश की बात हो रही है। चलिए पेज नंबर अब 87 पे आते हैं। नहीं ठीक है, उससे पहले जो ऊपर के 4 लाइन वो पढ़ के फिर आते हैं 86 पेज के, जो जहाँ से हमने छोड़ा था। अपनी ज़मीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों, देखिए अगले पेज पे 87 पे, या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती है। देखिए इससे हमने बात भी की आपसे। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। देखिए ये परसेंटेज याद रखें, 45% गाँव के हैं, शहर में 35%। चलिए आगे। इसकी वजह से वे कई तरह के अभाव का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। कुपोषण यानी कि देखिए कुपोषित के लिए इंग्लिश शब्द होता है माल नरिश्ड, जिसे हम कहते हैं ना, मेल नरिश्ड बोलते हैं। आप देखिएगा स्पेलिंग वहाँ पे क्या होती है। ऐसा व्यक्ति जिससे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता। देखिए पर्याप्त भोजन, हमारे शरीर के लिए तत्व की ज़रूरत होती है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऐसे कई तत्व होते हैं, ज़रूरी जो होती है वो चीज़ें नहीं मिल पाती। हाँ, तो देखिए उसकी तरफ से उनके अंदर कमज़ोर हो जाती है। फिर देखिए ज़्यादातर कमज़ोर होते हैं, कई बीमारियाँ लग जाती हैं, मर जाते हैं जल्दी। यही तो होगा, उनकी आयु कम होगी, है ना, जिन्हें बोलते लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाँ वो कम होगी, आयु प्रत्याशा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों उसके शिकार रहते हैं अपने आप में। देखिए और देखिएगा अभी हमने कारण भी मालूम चल गया हमको। गरीब रहेंगे, उनके पास होगा नहीं रुपये, तो कहाँ से लाएंगे बताइए। आगे आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है ना, कम पढ़े लिखे हैं अपने आप में, है ना, लिटरेसी रेट कम है। आगे देखें, जब आदिवासियों की उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी कुछ, बहुत कुछ जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं, जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। आदि उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिए हैं। अब हम कैसे जिएंगे। तो देखिए बता रहे अपनी, देखिए उनसे बात किया गया जो गोविंद जी से, तो अपनी क्या उनके साथ दिक्कत हुई, क्या परेशानी उनको झेलना पड़ा, उसके बारे में बताया उन्होंने। ये हकीकत की बात है। देखिए अपने आप में आप सोच सकते हैं, बिल्कुल आपकी क्लास में कोई है तो किस बैकग्राउंड से आ रहे अपने आप में, जो बता नहीं पाते हैं, है ना, ऐसा ऐसा इनको झेलना पड़ता है। चलिए आगे। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल देखिए, आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो आपकी दूसरी लाइफ, है ना, बिल्कुल आपको नज़र आएगा। जो लोग गरीब होंगे तो देखिए आपको कुपोषित भी होंगे, है ना, पैसा नहीं होगा तो खाएंगे कहाँ से बताइए, अच्छी प्रोटीन की चीज़ें और की चीज़ें। तो सबका एक रिलेशन है अपने आप में, इसे बिल्कुल समझिए, है ना। चलिए आगे। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है, दिल जला देने वाली होती है। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट जो है अल्पसंख्यक और हाशियाकरण, माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइजेशन जिन्हें हम कहेंगे। इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए ये भी एक बार और आप ये ध्यान रखें, मौलिक अधिकार के जरिए
संविधान जो है धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर, ये दोनों याद रखें, दो आधार पर सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों का ये सुरक्षा क्यों मुहैया कराई जा रही है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे शब्दों के समुदायों के लिए, माफ कीजिए, उसे इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, जो कम संख्या में आपकी तुलना। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। ये कॉन्सेप्ट यहीं तक नहीं है, संख्या के मामले तक। इनमें ना केवल सत्ता, जिन्हें पावर कहेंगे, और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। अब देखेंगे कि जो लोग कम संख्या में, वो पावर में भी कम है ना, उनके पास कम, अब देखेंगे नेता जो लोग होते हैं उनमें, इनकी संख्या कम मिलेगी। जो लोग पॉलिटिशियन होते हैं और बड़े रसूख वाले होते हैं, IAS PCS ऑफिसर्स हो गए, इनमें देखेंगे संख्या, सब में रिलेशन दिखेगा आपको, सब में इनकी संख्या कम है। जब वो समुदाय पढ़ेगा नहीं, गरीब रहेगा, कुपोषित रहेगा, बताइए तो आगे कैसे बढ़ेंगे? वो मेन स्ट्रीम में कैसे आएंगे? वो मुख्य धारा के अंदर। आप उम्मीद है कि सब संबंधी समझ पा रहे हैं। बिल्कुल आप जोड़ते चले हर चीज़ों को, आपको आसान रहेगा और बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल अपने आप फील करके आप लिखेंगे बिल्कुल, और बताएंगे किसी को। चलिए आगे। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, मेजॉरिटी कम्युनिटी की, समाज और सरकार के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। जो ज़्यादा संख्या में है वो प्रभावित कर सकते हैं सरकार को, डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए भी कर सकते हैं। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ऊपर का प्रश्न देख लेते हैं एक बार, और दाएं साइड ऊपर, राइट साइड में कॉर्नर पे। आपकी राय में यह बात महत्वपूर्ण क्यों है कि आदिवासियों को भी उनके जंगलों और वन भूमि के इस्तेमाल से संबंधित फैसलों में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए? तो देखिए, हमने कहा ये उनका घर है अपने आप में। आदिवासी लोगों का जो अपना घर है, मूल घर जिन्हें हम कहेंगे, वहाँ से उनको विस्थापन करना पड़ा, वो तो दूसरी बात है ना। तो उनका अपना जगह जहाँ से वो लोग आए, वहाँ से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पहले के लोग रहे, बिल्कुल इनके साथ उनका पहली चीज़ तो संबंध उनका जो है पुराना है। और यही नहीं, उनके जो ज्ञान का क्षेत्र है अपने आप में, देखिए वो कितना विशाल है अपने आप में। देखा ना, 10,000 प्रजातियों के बारे में, और उनकी जो नॉलेज है अपने आप में इसके बारे में, ये भी तो है साथ में। उनकी उसकी गहरी समझ है, जंगल के संसाधनों के बारे में नॉलेज वो रखते हैं, उनकी यूज़ के बारे में। और देखिए, ये भी बात है अपने आप में कि जो आदिवासी लोग हैं वो कुछ इस तरह के सुझाव भी दे सकते हैं, है ना, वो उपाय सुझा सकते हैं सरकारों को, कि किस तरह से वो उनकी जो भूमि का उपयोग करके जो निजी जो उद्योग होते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री, वो किस तरह से खनन, कृषि और जो बिल्डिंगें बनती है, इस तरह के काम वो कर सकते हैं। वो रास्ता निकाल सकते हैं, बीच का रास्ता कहा जाए उनके हिसाब से। वो लोग तो बात तो करनी जरूरी है ना, उनका जगह है अपना, वो निकालेंगे कुछ ना कुछ। देखिए, सबको ज़रूरत होती है रुपए पैसों की अपने आप में, तो ऐसा कोई उनका नुकसान भी ना हो, कोई बीच का रास्ता हो। लेकिन आप बात बिना किए अब मनमानी कर लें, ये भी तो ठीक नहीं है ना। दोनों पक्ष की सुननी इसलिए ज़रूरी होती है, और ये बहुत कॉमन सी बात है अपने आप में, ज़रूरी भी। तो यही सब है जो बहुत ज़रूरी कारण है, और इनकी वजह से इनको हक मिलना भी चाहिए बिल्कुल। कितनी सारी इनको दवाइयों की नॉलेज अलग होती है, बताइए। डॉक्टर होते हैं, वो जड़ी बूटियों की कितनी नॉलेज हो अपने आप में, उनकी। ऐसा कोई इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी इतने पुराने लोग आए और उन्होंने इतना इसका उपयोग भी किया और वो रहे भी, तो ये नॉलेज सब चली जाएगी ना। तो इस बात का सब ध्यान रख के ये ज़रूरी बन जाता है अपने आप में, इनसे पूछा जाए। चलिए आगे देखते हैं, नीचे जहाँ छोड़ा वहाँ पढ़ते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक, चलिए आगे, वर्चस्व की आशंका से पेज नंबर 88 पे बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, यहीं पे होता है। अपने भारत देश के अगर उदाहरण देखिए, मुस्लिम जो आबादी है की बिल्कुल कम है ना, हिंदुओं की तुलना में 80% हिंदू यहाँ पे तो हैं। अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय अपने में, जैसे ये अल्पसंख्यक है, 80 धर्म के लोग हैं, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, तो बताइए उनको अपने आप में डर नहीं रहेगा। बड़ी संख्या के लोग अब मनमानी कर सकते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो इस बात का ध्यान कैसे रखा जाएगा अपने आप में? तो इस बात का ध्यान रखना भी तो ज़रूरी है। उनको डर लगेगा, उनको डर से उनको मुक्त भी तो करना है। इस बात का यहाँ पे बात की गई है, ये भी रखना ज़रूरी है ध्यान। चलिए आगे। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के बीच संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन
सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। यानी सबको देखना है एक साथ, और विविधता अपने आप में हर धर्म के लोग हैं, हर भाषा के लोग हैं, सबकी एक साथ लेके चलना है शांतिपूर्वक। तो देखिए, तो उनको सुरक्षा देना भी हमारा काम है ना, कि वो डर महसूस ना करे हमारे इस देश में, है ना, कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति, शख्स, है ना, स्त्री पुरुष जो भी हैं, महिला। अब देखिए, तनाव की बात आपको, जाफराबाद में जो लोग दिल्ली में इस तरह की जो चीज़ें घटनाएं हुई, हाँ, इससे क्या होता है, खतरा पैदा होता है। और कोई जो माइनॉरिटी होते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की, जैसे मुस्लिम ही हो गए, इनको अपने आप में डर नहीं लगेगा इन समुदाय के लोगों को। तो हमें इस बात का इसलिए सबको ध्यान इसमें रखना होता है, जो लोग इसको सुन रहे हो, सब बातें बिल्कुल गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं आपके समाज से सारी। और हमारे संविधान निर्माताओं ने कितना दूरदर्शी सोचा था, है ना, उनके लिए सिक्योरिटी पूरी इसकी प्रोविज़न किया गया, प्रोटेक्शन उनको दिया जाए इसके लिए। चलिए आगे, जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने के लिए और मौलिक अधिकार को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। हमने देखा था, अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हास्याकरण को समझे। यहाँ पे खास तौर पर बात की गई है, एक बड़ी आबादी है मुस्लिमों की हमारे देश में, तो मुस्लिम लोगों की। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मुसलमान और हाशियाकरण यानी मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन वाले हिस्से पर पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। देखिए, आंकड़े याद रखने चाहिए। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। देखिए, आप भी व्यवहारिक स्तर पर अगर प्रैक्टिकली आप देखें, स्कूल्स में आसपास भी आप देखेंगे, क्लासेस के अंदर आप स्कूल्स में तो वहाँ देखेंगे आप संख्या मुस्लिम लोगों की, हालांकि माइनॉरिटी में भी है, लेकिन आप देखेंगे हायर स्टडी में भी आप इस तरह से ऊंची कक्षाओं में, और अब अगर आप और आगे बढ़ना चाहें तो IAS PCS जैसे सिविल सर्विसेज है, उनकी जनसंख्या का प्रतिशत और उस सेवाओं में उनकी प्रतिशत भी आप उस तरह से तौल के देख सकते हैं, है ना। ये एक अच्छा तरीका होगा। तो आमतौर पर ये आप देखने को मिल जाएगा, एक सच्चर कमेटी के माध्यम से भी ये बात सामने आएगी, हाँ, कि शैक्षणिक रूप से भी ये काफ़ी पिछड़े हुआ वर्ग है। अब इसके बारे में और जानकारी जुटाएं और क्या थी। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न स्रोतों से ली गई जानकारी ली गई निम्नलिखित तीनों सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताइए कि वे मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती है। देखिए, मूलभूत सुविधाएं 2008-2009 की है। धार्मिक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख यानी ईसाई और सिख के बारे में है। देखिए, उनका प्रतिशत आपको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बिल्कुल आप आंकड़ों को देखें। देखिए, इनमें प्रश्न क्या है, इनमें से कौन से समुदायों को मूलभूत सुविधाएं सबसे ज़्यादा और सबसे कम उपलब्ध है, कि आपको प्रतिशत का भी हिस्सा दिख जाएगा। आप देखेंगे 91% पक्का घर, देखिए, है ना, सिख समुदाय में आपको देखने को मिल रहा है। कितना बड़ा प्रतिशत है पक्के घर के मामले में। हाँ, सबसे कम देखेंगे आप तो उसमें आपको मुस्लिम का नज़र आ रहा है 63.8 यहाँ पर। आगे देखेंगे बिजली वाले हिस्से में देखेंगे हम तो इसमें आप देखेंगे ये 2008 और 9 के आंकड़े हैं ना, वैसे आगे के भी आंकड़े देख सकते हैं बिल्कुल आगे। ये इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 है। ठीक है, बिजली वाले हिस्से में देखते हैं तो आपको 96% आपको सिख का इसका भी मामला ज़्यादा नज़र आ रहा है। 67% मुस्लिमों का कम नज़र आ रहा है सबसे। नल का पानी आप देखेंगे तो 35.8 है ना, काफ़ी कम नज़र आ रहा है यहाँ पर। नल का पानी जो आता है वो मुस्लिम का, हाँ, वो कम आ रहा है वहाँ पे। और सबसे अधिक में भी देखा जाए तो, हालांकि टोटली एक कमी है, सबके बाद ये आधे % से भी कम है सब में, लेकिन ओवरऑल में देखा जाए इसमें तो अधिक के मामले में सिखों का ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी सुविधा, मूलभूत सुविधाएं सिख के पास यह नज़र आ रही है वैसे है, और मुस्लिमों के पास बिल्कुल इसका उल्टा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम, पेज नंबर 89 पर, 89 पर।
देखिए यहाँ पे विभिन्न धर्मों में साक्षरता दर, लिटरेसी रेट देखें 2011%, कुल 74, उसमें से देखिए सबके अपने अपने हिस्से दिए हुए हैं। प्रश्न देखें इस पर, किन समुदायों की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा और सबसे कम है? तो आप पाएंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है जैन की, आप देखेंगे तो 86% सबसे ज़्यादा। सबसे कम यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी मुस्लिम की, देखिए 57%। तो स्पष्ट रूप से आप हास्यकरण आप देख सकते हैं ना, समुदायों का प्रतिशत अपने आप में, देखिए आंकड़े बिल्कुल अपने आप में कई हकीकत भी बयान करते हैं, है ना। अपने आसपास भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं नज़र ही आएगी चीज़ें। देखिए वहीं सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत देखें, आबादी 13.5 मुसलमानों का है ना, कुल सिर्फ मुसलमानों का है ये। और सारे के सारे सेवाएं देखिए, है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS जिसे बोलते हैं, पुलिस सेवा जो है भारतीय, IPS, IFS, PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है, राज्य स्तरीय जो है, बैंक एवं रिजर्व बैंक जो है 2.2 वहाँ पे रहे। सबका अलग देंगे 3, 4, 1.8, काफ़ी कम देखने को मिल रहा है आपको। ये कुल आबादी कितनी, 13.5, इसकी तुलना में आप देख लेंगे तो सब कितना कम नज़र आ रहा है। 3 बताइए IAS में, सिर्फ 4 IPS में है, और IFS में 1.8 है कुल आबादी का। इस हिसाब से देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं बता रहा है। देखिए स्रोत यहाँ पे भारतीय मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति, भारत की प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट 2006 के हिसाब से है ये आंकड़े क्या बताते हैं? तो स्पष्ट रूप पर नज़र आ गया कि इनकी आबादी की तुलना में हमको इनकी जो प्रतिनिधित्व है इनका विभिन्न सेवाओं में कम नज़र आ रहा है। ये एक उनके हास्यकरण की तस्वीर बयान कर रहा है एक तरह से। चलिए आगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों, जिन्हें इंडिकेटर्स कहेंगे, पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने, देखिए वो नाम था, और इसकी जो कमेटी बनी थी, आप नाम याद रख सकते हैं, इनका नाम था राजेंद्र सच्चर। इस समिति ने भारतीय मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, 3 देखिए, है ना, सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल जिसने कहेंगे, स्थिति का जायजा, है ना, जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हास्यकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। तो ये आ सकता है पर किस रिपोर्ट के अंतर्गत उनके हास्यकरण के, मुस्लिम समुदाय जो धर्म के लोग हैं उनकी हास्यकरण की तस्वीर को बयान किया गया, तो ये सच्चर कमेटी थी है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। देखिए तस्वीर मिलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक, धार्मिक समुदायों के बच्चे के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक की स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। आपको भी नज़र में आ जाएगा, जो दिल्ली के आसपास आपको नज़र में आ जाएगा कि अक्सर वो पूरी शिक्षा नहीं करते हैं, और किसी न किसी दुकान में, सरकारी स्कूल की अगर बात करूँ खास तौर पर, तो आपको नज़र आ जाएगा किसी न किसी आसपास किसी दुकान पर काम सीखते हुए आपको नज़र में आ सकते हैं, वो नहीं पूरी करते हैं शिक्षा। चलिए आगे देखते हैं। मुसलमानों के आर्थिक एवं सामाजिक हास्यकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों की भी कई रीति रिवाज है और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग है। उनके रहन सहन का अलग ढंग है अपने आप में, और मुख्य धारा से तो अलग है ही। इसलिए आगे जाने से पहले अपने प्रश्नों को देख लें हम। दाएं हाथ पे जो है राइट साइड, सच्चर समिति रिपोर्ट में दिए गए शिक्षा संबंधी आंकड़ों को पढ़िए। 6 से 14 साल के उम्र के 25% बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल छोड़ चुके हैं। किसी भी सामाजिक, आर्थिक समुदाय के मुकाबले यह संख्या बहुत बड़ी है। पृष्ठ 58 पे जाके देखेंगे आप। तो क्या आपको लगता है कि इस समिति से निपटने के लिए, माफ़ कीजिए, इस स्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रावधान करना ज़रूरी है? तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है अपने आप में, और विशेष प्रावधान करने भी चाहिए ना, स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए, क्योंकि खास समुदाय के कितने ज़्यादा प्रतिशत है, तुलनात्मक रूप से भी देखा है ना, और भी समुदाय के जो धर्म के लोग उनकी तुलना में यहाँ पे, तो स्पष्ट रूप से प्रावधान होने चाहिए। और बिल्कुल जागरूकता अभियान भी चलाने चाहिए, जिन्हें बोलते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम हो, कई सारे अलग अलग कोशिश हो, प्रचार हो सार्वजनिक रूप से सरकार द्वारा,
है ना। इसका इंकरेजमेंट के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाए, प्रोत्साहन के लिए हो सकता है विशेष स्कॉलरशिप्स हो गई, जैसे प्रावधान होते हैं, कई किए भी गए हैं। ऐसी ऐसी कोशिशें करती हैं फ़ायदा अपने आप में, और होनी भी चाहिए। चलिए नीचे आगे देखते हैं। आगे मुसलमानों के आर्थिक एवं सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग है, जिन्हें हमने देखा भी। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, जी हाँ बुर्का आप जानते हैं, पहनावा, एक लंबी दाढ़ी और फैज़ टोपी का चलन दिखाई आगे 90 पेज पर देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। उनके कुछ खास ढंग से कुछ पहनावे या फिर निशानियाँ होती हैं जो शारीरिक रूप से हो सकती है ना, उनके वजह से, है ना, ये भी आधार बन जाती है, क्योंकि गलत है अपने आप में। ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। सबके अपने अलग अलग ढंग है, पहनावे है, रहन सहन का ढंग है। जब तक वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, मुझे लगता है ये भी ठीक नहीं, उनके बारे में कुछ गलत परसेप्शन बने और कुछ गलत उनके साथ हरकत की जाए, हाँ, उनके साथ मारपीट की जाए, ये भी गलत है सब, जो अक्सर देखने को आम होने लगे हैं। ये सही बात नहीं किसी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए है, जहाँ पर किसी के उस पहनावे और अलग दिखने की वजह से उसके साथ गलत व्यवहार हो, हाँ, मारपीट की जाए। कक्षा 7 में आपने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। बिल्कुल हमने 7वीं क्लास में उदाहरण में आप देखे जाके है इसकी पूरी कहानी। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे से अक्सर उनका घेटोइजेशन, देखिए एक वर्ड है ना, स्पेलिंग में आप उसको जरूर देख लें साथ में, होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। देखिए इस वर्ड को हम देख लेते हैं, घेटोइजेशन को अच्छे से एक बार। यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। ये कुछ उदाहरण के लिए जो लोग दिल्ली में है देख सकते हैं, जामिया नगर है, जैसे जहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है, वहाँ आप देखेंगे उस एरिया में सीवापुर जैसे एक इलाका आप देखेंगे, उस जगह पे वहाँ पे अक्सर एक बड़ी आबादी यहाँ पर है मुस्लिमों की। ये घेटवाइजेशन के कुछ जगह मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ उदाहरण। चलिए आगे देखते हैं। घेटवाइजेशन इस स्थिति तक पहुँचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए, है ना, क्यों एक जगह जाके बस जाते हैं। ये जो बसने की प्रक्रिया है ना, अपने आप में एक खास कहा जाए खास जो समुदाय के लोग बस जाते हैं, ये पूरी प्रक्रिया को ही कहते हैं। देखिए, यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। पैसे का मामला हो सकता है, कल्चर का भी हो सकता है, सोशल इशू भी हो सकते हैं। हमने देखा भेदभाव होता है इस वजह से भी। भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है, ये भी हो सकता है। देखिए, कारण हो सकता है भय, डर की वजह से भी वो एक जगह पर आ जाए, सिमट जाए, या दुश्मनी की वजह से भी एकजुटता हो ताकि बुरे वक्त में वो एक साथ आ सके। कई कारण ऐसे की वजह से बन सकते हैं, उनको मजबूरी कर सकती है एक जगह इकट्ठा करके अपना समुदाय कम्युनिटी बना दे, क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। देखिए ये भी है, ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं वो अपने आप को, क्योंकि कम्युनिटी में अपनी संख्या में वो कम है, तो कई तरीके से वो उनको हेल्प करता है। आप इस स्थिति को समझने की कोशिश करें। ऐसा ही नहीं होता, आसपास जो घटना इस इलाकों के लोग हैं इस बात को समझ पाएंगे, आसपास या इलाकों को लेकर जो लोग जानते हैं, जो अदर एरियाज़ में रहते हैं, क्यों ऐसा होता है। तो उनको ये राहत प्रदान करती है, ज़्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के आसपास आमतौर पर वहाँ से निकल पाने के ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं, जिसके कारण वह शेष समाज से कटता चला जाता है। ये भी एक बात होती है। हाँ, मतलब कारण बस किसी मजबूरी से ही उन्हें हमेशा के रहना पड़ता है। हमने बात भी कर ली कुछ कारणों के ऊपर, तो ये कई कारणों से होता है। ये पूरे प्रोसेस का जो नाम है अपने आप में, इस प्रक्रिया को हम घेटोइजेशन बोलते हैं ना, जेसन है ना, TION जो आखिरी में लग रहा है वर्ड, ये अपना प्रोसेस को बता रहा है, जो पूरी प्रक्रिया है उसके लिए यूज़ हो रहा है। आपको एक देखिए, एक लेफ्ट साइड में आपको एक उदाहरण में एक तस्वीर है, उसमें लिखा है मुस्लिम महिला भारत और महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है।
स्टॉप अटैक ऑन मुस्लिम वीमेन राइट्स। देखिए ये भी एक ज़रूरी हिस्सा रहा है। अभी 3 तलाक को लेकर भी आपको पता है ये हुआ, कानून आया और उनसे हटाया गया। इस तरह से उनकी भी अपनी मांगें रहती हैं। देखिए NEF फारूकी जो है वो क्या कहती हैं उनके बारे में। मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमज़ान के दौरान वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई जिसने जल्दी ही सांप्रदायिक रूप ले लिया, और मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे। मैंने परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज़ पहनी थी, मेरा भाई शेरवानी पहने था। घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी-शर्ट पहन लें। अब जबकि सब कुछ ठीक है तो मुझे हैरत होती है कि हमें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया, और मुझे यह बात बहुत अजीब क्यों नहीं लगी। क्या हमारे पहनावे से हमारी पहचान पता चल जाती है, और क्या यही पहचान सारे खतरों और भेदभाव की जड़ है? देखिए ये काफ़ी एक बड़ा इशू अपने आप में है और वो ला रही हैं। और बताया देखिए इस उदाहरण से आप समझिए कितने भय है, और इस तरह से क्योंकि जो लोग आएंगे दूसरे समुदाय के उन्हें डर है तो वो ड्रेस चेंज कर दें ताकि वो पहचान ना पाए, और इस तरह से एक खास ढंग के कपड़े कोई उससे जोड़कर देखने लग जाते हैं और अपने आप में, और ये आधार बन जाता है उनके साथ गलत व्यवहार करने का, उनके लिए जो लोग आक्रांता होते हैं, जो हिंसा करते हैं एक तरह से। देखिए एक प्रश्न इसके बेस पर, उपरोक्त निबंध आपकी ही उम्र की एक बच्ची ने लिखा है, आपकी राय में वह क्या कहने का प्रयास कर रही है? तो देखिए इसके माध्यम से वो एक जो इशू है अपने आप में, जो विभिन्न समुदाय के बीच, धार्मिक समुदाय के बीच खासतौर से कहा जाए, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से है, तो जो धार्मिक रूप से जो भेदभाव होते हैं उसके मुद्दे को ये उठा रही है, और जो कि कभी कभी सांप्रदायिक दंगों का रूप भी ले लेता है, कभी कभी अक्सर वो दंगों का रूप भी ले लेता है और देखने को मिल जाता है। और देखिए जब ऐसा होता है तो कई संपत्तियाँ जब अपने आप में वो उसको तहस नहस हो जाता है, कई खून खराब होता है, कई जाने जाती हैं इसी वजह से। और यही चीज़ आगे चल के फिर विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच आपस में, और वो एक क्या कीजिए एक हो सकता है डर पैदा करती है, जो कम संख्या में है, जो धार्मिक धर्म के लोग हैं उनको डर पैदा करती है ना, धर्मों के बीच में नफरत पैदा होती है एक तरह से। और देखिए यही जो कम संख्या वाले जो होते हैं, माइनॉरिटी जिन्हें कहा जाता है, अल्पसंख्यक, यहाँ जो मुस्लिम का खास उदाहरण मुस्लिम लोगों का लिया जा रहा है, जो फारूकी जो जी है, जो फारूकी जो स्टूडेंट है आपकी उम्र की ही, और वो अपनी बात को बयां कर रही है इस तरह से। तो डर की वजह से जब होता है, मरने का डर होता है। देखिए जब ऐसी स्थिति आती है, जब लड़ाई होती है, जब दंगे होते हैं, तो देखिए जान बचाने के लिए उन्हें अपनी जो पहचान को वो छुपाना पड़ता है। और वहाँ ये उदाहरण दिया गया कि वो जींस के जो है ना, जींस पहन रहे और जो कपड़े दूसरे पहन रहे हैं, तो वो जो अन्य जो धार्मिक समुदाय जो बहुसंख्यक है ना, या जिनसे उनको खतरा है, जिस समुदाय से, अन्य जो धर्म में जिनसे, और फिर उसको भेष बदल लेते हैं ताकि उन्हें पहचान ना पाए, तो इस तरह से उनको अपनी जान बचा पाए। तो इसके बारे में बातें की गई हैं, और इसको आसपास की अपनी घटना है उससे आप जोड़ के बिल्कुल इसको देखें। ये भी कड़वी सच्चाई अपने आप में दुखी करने वाली है। एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ सबको रहने का शांतिपूर्ण रहने से अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से, वहाँ पे इस तरह से लोग डर के रहे, ये भी ठीक नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। देखिए सामाजिक रूप से जो पिछड़े, यानी कि वो इकोनॉमिकली भी है ना, ज़्यादा सक्सेसफुल फिर नहीं है, ये बयां कर रहा है। इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है, जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियाँ, साधनों और सुरक्षाओं की ज़रूरत है ना। प्लानिंग अलग अलग बनानी होगी, है ना, कई तरीके अपनाने होंगे सुरक्षा के लिए, सबकी ज़रूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है, यानी सबके अपने योगदान अपने तरीके से। मात्र पुलिस व्यवस्था है उन्हीं की नहीं, IAS PCS की नहीं, हम आम आदमी की भी अपनी समझ बढ़ाएं समाज को लेकर, एक दूसरे को शांतिपूर्ण तरीके से रहने के लिए। सब धर्मों के बीच में कोई लड़ाई दंगे नहीं चाहता है, हम में से कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह से अशांति फैले, एक दूसरे को मारे काटे, सब लोग शांति चाहेंगे।
और ये कुछ लोग जो होते हैं, जो लोग दंगे को बढ़ावा देते हैं समाज में, एक दूसरे से लड़वाने के लिए, उनसे सावधान रहना है ना, ताकि उसको फ़ायदा ना उठा पाए और वो आपके उसके बस में ना चले जाए, है ना। कोई भी समुदाय के हो सकते हैं, हो सकता है माइनॉरिटी ही हैं, आपके समुदाय के लोग कोई भड़काए, ये भी ठीक नहीं। आप अगर बहुसंख्यक के हैं तो आपको कोई भड़काए इस तरह से, तो ये आप उलझ न जाए और आप स्थिति संभाल पाए। इसलिए मामले को समझना ज़रूरी है और पढ़ना ज़रूरी है हमें, ताकि बहका ना दे कोई और हम अपनी जान माल की हानि ना कर पाए। दूसरे के साथ गलत ना करें, हमारे साथ भी गलत ना करें, सारी बातें शामिल है इसमें। चलिए आगे। इनके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है। अपने हमारा देश अपने आप में यूनिक है, कई धर्म के लोग, जातियाँ धर्म के लोग हैं, ये अपने आप में उन्हें अलग बनाती है, अलग अलग वेशभूषा है, ये उन्हें यूनिक बनाती है। जाति तो अपने आप में जो व्यवस्था में से निकला, जो कि गलत है अपने आप में, ये एक धब्बा ये कहिए भारतीय समाज में एक तरह का, कि भेदभाव जो होता है जातीय व्यवस्था, इसको हम बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे इसमें। जो विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, वेशभूषा, खान पान जो होता है, ये अपने आप में यूनिक बनाती है। बोलियाँ भी है इसमें शामिल। आगे देखते हैं। और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर दे पाएगी। तो चलिए हम निष्कर्ष की पहुँचते हैं पेज 91 पर और देखते हैं कंक्लूजन। इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया है कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है। इन समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं, हमने देखा इसको। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने यह भी देखा कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। दलित है ना, निचली जाति के, जो जाति व्यवस्था के अंदर निचली जाति के तौर पर जानी जाती है, जिसके साथ अक्सर भेदभाव होता है बड़ी जातियों के द्वारा। आगे देखते हैं। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशियाकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुँच भी बराबर नहीं मिल पाती है। इसका बड़ा डायमेंशन अपने आप में है, एक हिस्सा मात्र नहीं, कई मामलों में पिछड़ापन आ जाता है। चलिए आगे। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है, कोशिशें जारी भी है। चलिए आगे। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हाशियाकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। सब ने मतलब एक तरह की लंबी लड़ाई लड़ी है अपने अपने तरीके से। एक दलितों का आपको पता है, अम्बेडकर जी के द्वारा कई आंदोलन जैसे हुए। चलिए आगे। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। उनका अपना रहन सहन का एक अपना ढंग है, वो भी इसको बनाए रखना चाहते हैं, है ना। सबका एक पहनावा है, रहन सहन, बातचीत, खान पान, वो अलग है, अपने आप में यूनिक बनाती है यही चीज़ सबको। चलिए आगे। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हाशियाकरण का सामना किस तरह किया है। चलिए उससे पहले दाएं हाथ पर राइट साइड में हम देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे एक बच्चा आपको स्लेट पे है ना, आपको दिख सकता है अंग्रेजी वर्णमाला जो ABCD सब लिखी हुई है इसके अंदर। नीचे देखें। सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलत फहमियों को भी उजागर कर दिया है। उसके संबंध में जो गलत फहमियाँ हैं उनके बारे में आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। तो ये प्रिजुडिस एक तरह का, उसको भी उन्होंने दूर किया इस कमेटी की रिपोर्ट ने। सब लोग मदरसे नहीं भेजते हैं मुस्लिमों में भी। 4%, ये बहुत कम संख्या है, प्रतिशत अपने आप में। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी, ये भी एक बड़ी संख्या, 66% सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। पृष्ठ 75 पे देख सकते हैं इसको जाके, पेज 75 पे है इसके बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त किए होंगे इसके तहत। कई नई चीज़ और आपको जागरूक भी करेगी आगे चल के एक अच्छा इंसान बनाने में आपको। एक सहिष्णु कहा जाए, टॉलरेंट एक तरह का बने, सबके साथ अलग अलग लोग हैं आपके साथ मिल रहे, किसी के साथ मामले को समस्या को समझ भी पाए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। अभ्यास के प्रश्न को देखते हैं। पेज नंबर जो कि 92 पर है, माफ़ कीजिए
तो प्रश्न नंबर 1, हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। देखिए इसको लेकर हमने काफ़ी बात की भी है, आपको पता है। अभी जस्ट भी हमने ख़त्म करते हुए उसको देखा। देखिए मैंने एक प्रक्रिया के बारे में कहा था, वो प्रक्रिया क्या है ज़रूर उसको आप ज़रूर देखें, उस बात को जो पेज पे आया था पिछला। मैं उस पोर्शन को निकाल के ज़रूर देखें जो कि पेज नंबर जहाँ तक है मुझे याद है 90 पर था। हम देखेंगे तो है ना। तो इस प्रक्रिया कौन सी है, इसमें क्या होता है इसको जाने की कैसे एक समुदाय का एक पूरी प्रक्रिया के तहत उसको मार्जिनलाइज होना पड़ता है एक तरह से। हाशियाकरण उसका जो होता है जो कि आगे चल के उनकी सामाजिक और आर्थिक जो हैसियत है ना उसको कम करती है समुदाय के अंदर। और देखिए इसके अंदर आपको पता है कि शैक्षणिक अवसर जो होते हैं उसमें भी आपको दिख जाएगा, उसमें वो कमतर होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं मिलती। ऐसे कुछ उदाहरण ढूंढें और इसको बिल्कुल आप बनाएं अपनी भाषा में, और जो मैंने बात की थी काफ़ी। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताइए। देखिए पता है आपको, एक वन नीति जो बारे में हमने बात की है ना, ये वन नीति जिस तरह से नए नए आ रहे हैं उसमें जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से आदिवासी जो है उनकी जो पहुंच है जो जंगल के उत्पाद है उनके बहुत बड़े हिस्से होते थे उसके अंदर, उनसे वो क्या कहा जाए कि उनसे उनका हिस्सा नहीं हो पा रहा है। जो सब कुछ उनका जंगली था, नीति की वजह से वो उनको पलायन करना पड़ता है, हमने देखा। तो उनके पे अधिकार रह गया, उनका अधिकार अब उनसे मिल नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से देखिए उनको मार्जिनलाइज होना पड़ रहा है। और ये भी आपको पता है कि जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, कई कई परियोजनाएँ जो होती हैं जो लोग जंगलों में जो बनाई जाती है, जो कहा जाए खास तौर पर जो आदिवासी जहाँ रहते हैं, तो उनकी माइग्रेशन की वजह से उनको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है शहरों में और कम रेट पे उनको काम करना पड़ता है। इसके बारे में बात भी की थी हमने, और आप देखिए कई और चीज़ थी इसमें, आप अपनी ओर से और देख सकते तो ज़रूर रखें। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, आप अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका एक कारण बताइए। देखिए बहुत कारणों को देखा हमने कि एक विविधता वाले समुदाय में हमारे जैसा, जहाँ पे हमारे संविधान के सभा के जो निर्माता थे उन्होंने ना, संविधान निर्माताओं ने किस तरह से एक दूरदर्शी तस्वीर देखी थी है ना, एक लार्ज पिक्चर में उसको बताने, और वो ठीक से रहे, वो चले, और वो तस्वीर बिल्कुल वाकई में फील्ड पे भी आए है ना, प्रैक्टिकली आए, वो ज़रूरी है। देखिए उससे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि हमने लेसन में पढ़ा भी कि जो अब बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं ना, कि वो मान के चले थे संविधान सभा की जो सदस्य थे हमारे, ये सब हो सकता है, इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकार भी मौलिक अधिकार में दिए गए, ताकि उनको किसी तरह का डर ना लगे जो बहुसंख्यक लोग हैं है ना, कि उनके साथ कुछ गलत ना कर पाए जो माइनॉरिटी में है। और देखिए उससे उनको सुरक्षा भी मिलनी ज़रूरी है, तो इसलिए प्रावधान भी ज़रूरी हो जाते हैं कि उन्हें किसी डर में ना जीना पड़े। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न होना अपने आप में एक सही तरीका है। और देखिए जब जो बहुसंख्यक है दबाव डालेंगे अल्पसंख्यकों पर, तभी तो मार्जिनलाइजेशन होगा, जो हमने पढ़ा हाशियाकरण का एक तरीका हो जाता है, और हुआ भी है ना। उनके हक छीनेंगे और वो हक नहीं पा पाएंगे अपने, तो देखिए वो समुदाय पिछड़ जाएगा, और हमने से कई चीज़ देखा। देखिए अगला प्रश्न चौथा, अल्पसंख्यक और हाशियाकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं? देखिए हमने आपको पता हो कि पाठ के अंदर हमने भाषाई और धार्मिक दोनों संदर्भ में अल्पसंख्यक की जो परिभाषा की हमने बात की थी पहले। और आमतौर पर हम देखते हैं कि उनकी संख्या जो किसी देश के अंदर होती है वो और जो जनसंख्या और की तुलना में, समुदाय की तुलना में कम में होती है, जो कि एक हमने कहा था एक खास धार्मिक संदर्भ में देखें तो। लेकिन एक खास मैं छोटे अर्थ में ले अल्पसंख्यक शब्द को, तो ज़्यादा सूटेबल एक तरह का ये दिखता है कि वो धार्मिक समुदाय जो अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में जो उनका प्रतिशत है अपने आप में जनसंख्या में वो काफ़ी कम होता है, और वे अल्पसंख्यक है ना। एक खास धार्मिक समुदाय, एक धार्मिक वर्ग कह सकते हैं, जिनका जो प्रतिशत है वो जनसंख्या में अन्य जो कहा जाए बहुसंख्यक जो धार्मिक समुदाय उनकी तुलना में कम है, कहा जाए काफ़ी कम है वो, है ना, वो लोग अल्पसंख्यक है ना। और आपको पता है हमारा जो संविधान अपने आप में भाषाई और मैंने पहले ही बात की, वो धार्मिक आधार पर सुरक्षा उपायों की बात करता है, और उसको मौलिक अधिकार में भी दिया। आर्टिकल 29 और 30 में आपने देखेंगे इस तरह के
बात दी गई है और बिल्कुल वो इंश्योर करता है हमारा संविधान की माइनॉरिटी के साथ किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार ना हो। और जो आपको बताया मुख्य माइनॉरिटीज़ जो हमारे देश में है, मुस्लिम जो एक और अल्पसंख्यकों में एक बड़ी संख्या है। और इसके अलावा आप देखेंगे सिख है, मुस्लिम है, बौद्ध है, और ये सारे अल्पसंख्यकों में शामिल किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी है। आप अचानक कहती है, इन आदिवासियों को तो देखो कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें उसको बताएंगे, उनमें से 3 बातें लिखें। देखिए इस पार्ट में काफ़ी अच्छे से बात की और मैं चाहूँगा कि बिल्कुल आप उसके आधार पे आप अपनी समझ बनाएं और ज़रूर बताएं आपने इसमें क्या समझा, क्या बताया, और बिल्कुल इसका डिस्कस करें अपने किसी मित्र के साथ। देखिए उससे पहले 5वां प्रश्न के साथ मैं भूल गया बोलना, उसको देख लेते हैं। आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है। इस अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर 2 तर्क पेश कीजिए। देखिए उसकी बात हमने काफ़ी ठीक से बात भी की थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो सारे आंकड़े हैं। तो देखिए लिटरेसी रेट के मामले में हमने देखा था ना 59% औरों की तुलना में, बाकी जो है देखा 65% हिंदूज़ का था लिटरेसी रेट, और 70% सिख का था, 73 बौद्धिस्ट का था। हाँ, इस तरह से इनकी ज़्यादा है। इसके अलावा देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज है ना, प्रशासनिक सेवाओं, उनमें हमने देखा कुल मिला के 3% है ना उनका जो पूरा क्या है प्रतिनिधित्व एक तरह का है ना। तो ये भी अपने आप में कम है, उनकी परसेंटेज की तुलना हमने 13 करीब हमने परसेंट देखा टोटल। तो इस हिसाब से तो और आप बातें ज़रूर ढूंढ के उसमें ज़रूर लिखे, मैं चाहूँगा। 7वां देखते हैं प्रश्न। चित्रकथा पट्ट में आपने देखा कि हेलेन हॉप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। क्या आप आदिवासियों के बारे में कहानी बनाकर उसकी मदद कर सकते हैं? तो बड़ा अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। आप चाहे तो अपनी ओर से कोई कहानी बनाएं। देखिए पार्ट में अच्छे से मैंने कोशिश की, आप जोड़े और उसके साथ पे सहारा लेके आप एक कोई कहानी क्रिएट करें और बनाएं, और हो सके तो हमारे साथ शेयर भी करें आप कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल। चलिए 8वां प्रश्न। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों? देखिए बिल्कुल हमने इसके बारे में बात भी की थी पार्ट में, देखा भी था कि दोनों जुड़े हुए हैं। देखिए कई बार जो होता है सामाजिक जो हाशियाकरण अपने आप में ये जो होता है अपने आप में मौका देता है। देखिए मौका मेरा मतलब है कि ये अवसर देता है इस तरह से कि ढकेलता है एक तरह से कहा जाए, है ना, उस और की। आप देखेंगे कि सामाजिक रूप से जो जिनका हाशियाकरण होगा वो लोग आर्थिक रूप से भी होंगे ना, उनके पास अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो अच्छे रोजगार नहीं हो पाएंगे। हमने कुछ उदाहरणों में देखा भी कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन 3% है, उनकी जनसंख्या में हिस्सेदारी 13 थी, है ना। ये अपने आप में दिखा तो रहा है मार्जिनलाइजेशन अपने आप में सोशल जो जा रहा है वो आगे और रूप में अपने आप इकोनॉमिकली, क्योंकि वो अच्छे सेवा नहीं ले पाएंगे, अच्छी नौकरी नहीं कर पाएंगे तो अच्छे रुपए कैसे कमाएंगे? ये अवसर कम कर रहा है एक तरह से, है ना उनके। और देखिए इसका संबंध काफ़ी दूर तक, एक तो मैंने बताया सामाजिक रूप से जब होगा पिछड़ापन होगा तो देखिए वो अपने स्वास्थ्य जो संबंधी जो सेवा है उनका अच्छा उपयोग नहीं कर पाएंगे। वो पैसा होगा तभी तो वो अच्छा सुविधा भी ले पाएंगे, है ना। इसके बाद से उनके पास अच्छी पहुंच नहीं होगी से क्या कहा जाए स्वास्थ्य की। इसकी वजह से आपको ये नज़र में आ जाएगा कि वो आर्थिक रूप से भी आपको कमज़ोर मिल जाएंगे, है ना। ये सब एक तरह से संबंध आपको नज़र आएगा बिल्कुल, है ना, कि कम पैसे होंगे तो बिल्कुल कहाँ अच्छी सुविधाएं ले पाएंगे वो। तो इस तरह से एक उदाहरण से भी हम देख लेते हैं। अगर जो लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिनका मान लीजिए कमज़ोर वर्ग से आ रहे हैं, अच्छी सेवा स्वास्थ्य सेवा जिनको नहीं मिली, देखिए कमज़ोर रहेंगे, कुपोषित रहेंगे, तो वो देखिए शारीरिक रूप से भी कमज़ोर रहेंगे, तो देखिए आर्थिक रूप से भी कोई नौकरी भी उनको रखेगा। और वो छोड़िए, अगर सामाजिक रूप से जो पिछड़ापन रहेगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलेगी, ये ले दे के अपने आप में दिखा नहीं रहा ना, उनके पास अच्छी कौशल होंगे, स्किल नहीं होगा तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी उनको। अच्छी नौकरी मतलब अच्छा पैसा नहीं मिलेगा अपने आप में, तो कहीं ना कहीं संबंध है ही उनका। यार आर्थिक रूप से पिछड़ापन आ गया, ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ रहा है संबंध। ये और जोड़ेंगे आसपास देखेंगे और संबंध बनाइए, आप देखिए आपको नजर आएंगे ऐसे आसपास कई उदाहरण है ऐसा। तो आप बिल्कुल अच्छा ऑब्जर्वर ही बने, अच्छे से पढ़े और ऑब्जर्व करें। और साथ में इस तरह से हम पाठ का भी हमारा ये अंत होता है। बिल्कुल आपके फीडबैक की मुझे बिल्कुल इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें अच्छे से, जहाँ कोई गलती हुई आप बिल्कुल सुधार करें और बताएं, उसको हम बिल्कुल करते फिर आगे चल कर और सुधार करेंगे। और
अगले पार्ट पे फिर हम बात करेंगे, और हाशियाकरण के जो दलित खास समुदाय को लेकर भी। तब तक आप अच्छे से रहें, समय का अच्छा उपयोग करें और ठीक ढंग से पढ़ें भी। तो अब चलते हैं, ठीक है, नमस्कार।